Yes. You are live on Facebook. Yeah, we are live on Facebook now, sir. So I think we'll wait for another 2-3 minutes. We have given the time of 5. Let people join. Sure. So it's almost 6 months for you, sir, in Bangalore. Yes. So you have shifted with family. Yes. तो आपके स्कूलिंग वगैरह बच्चों के अभी तो वैसे ऑनलाइन ही है तो हाँ, स्कूलिंग पहले मैंने सारा देख लिया था, फिर ही मैंने शिफ्टिंग का पूरा किया। in which part you stay in Bangalore? I stay in North Bangalore. Okay. Which is I stay, on the way to the airport around 20 minutes. My office is 20 minutes from the airport. My home is also around 20-25 minutes from the airport. Actually, I stay in a very central place, so CBD is also around 20 minutes. Great. But Bangalore also traffic is like Mumbai. Actually, what has happened is because of the current work from home now, because mostly Bangalore is technology. So technology के अंदर जो लोग हैं अभी भी घर से काम कर रहे हैं. Otherwise, the traffic is very, very bad. True. तो मेरा तो बेंगलोर 2-3 बार जो आना हुआ वो एनआर इंडिया के कन्वेंशन के हिसाब से या वहाँ का कुछ एसोसिएशन का काम था वो हिसाब से 2-3 बार आना हुआ है. Wow. But I think now I have one more reason to visit Bangalore. Absolutely. You have to be my personal guest. Yes, sir. It would be a pleasure. So I think we can start, sir. Namaskar, mitro. Thank you very much. This is Vinod Thakkar from Square Feet Foundation. आज आप सबका सिल्वर जुबिली एपिसोड पे ब्रोकर की पाठशाला में तहे दिल से स्वागत है. जैसा हम हर बार करते हैं, आज की जो प्रोग्राम की शुरुआत है वो हम प्रेयर से शुरू करेंगे. मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ जुड़ जाएं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्युमा. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावदितमस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. थैंक यू फ्रेंड्स. आज बेहद खुशी है मुझे कि एक ऐसे मकाम पे हम पहुंचे हैं ब्रोकर की पाठशाला में. सिल्वर जुबिली जो जब हमने शुरुआत की थी ब्रोकर की पाठशाला की तो मुझे नहीं यकीन था कि या मुझे मालूम भी नहीं था कि ये जो यात्रा है इतनी सुखद और इतनी लंबी होगी. बट ये इसलिए हुई है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है. और आज मैंने सोचा कि सिल्वर जुबिली के लिए कौन गेस्ट हो सकता है. आज के जो हमारे गेस्ट है वो रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं है, वो ऐसी शख्सियत है जो सिल्वर जुबिली के जो सेलिब्रेशन के लिए एकदम एप्ट पर्सनालिटी है. मिस्टर अश्विंदर आर सिंह, जो कि रियल एस्टेट रेसिडेंशियल सेगमेंट में उन्होंने हर तरीके से रियल एस्टेट को देखा है, चाहे वो डिमांड साइड हो चाहे वो फंड साइड हो. एंड ही समबडी ही हैज पायोनियर्ड ये जो रियल एस्टेट रेसिडेंशियल की ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की जो कड़ी है वो मिलाने में
उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने सारे कॉरपोरेट्स वर्ल्ड में इंस्टीट्यूशन ब्रोकरेज बिजनेस कैसे होता है वहाँ पे बहुत सारा उनका अनुभव रहा है, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज वो हमारे बीच है। आज सिल्वर जुबली जो एपिसोड है हमारा वो सेलिब्रेट करने के लिए, और आज हमारी जो ब्रोकर की पाठशाला की यात्रा है वो आज बेंगलोर पहुंची है। तो अश्विंदर जी ढेर सारा धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे सिल्वर जुबली प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। दोस्तों कल रात से मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं सोचता था ये कैसे हो गया और इतना सहज हो गया। तो आई वांट टू एक्नॉलेज फर्स्ट, टेक अ लिटिल मोमेंट टू एक्नॉलेज दोज पीपल बिकॉज ऑफ whom we have reached here on Silver Jubilee episode. So first all the speaker, पिछले 24 एपिसोड में जो स्पीकर्स हमारे बीच आए ये सारे स्पीकर है। आई थिंक आई मस्ट थैंक ईच वन ऑफ यू। मेरे लिए सारे गुरु है, हम सबके लिए सारे गुरु है, क्योंकि न केवल इन्होंने अपना समय दिया हमारे साथ आके अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी जर्नी शेयर करने का, सबने अपना अपना सीक्रेट बताया है आप सबको, मुझे भी, कि उन्होंने बिजनेस में सक्सेस कैसे पाया है। आपको नहीं लगता है कि ये बहुत अनहोनी बात है कि कोई बंदा अपने बिजनेस का सीक्रेट अपने फेलो ब्रोकर्स को आके बता रहा है? बट ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि ब्रोकर की पाठशाला का जो प्लेटफॉर्म है वो उसके लिए बना है। So I want to thank all the speakers right from the initial session, first episode till today. And I know many of you are right now online. I'm indeed grateful to all of you for your great continuous support and the guidance for the broker की पाठशाला. I am sure आगे भी आपका योगदान इसी प्रकार से रहेगा ताकि हम हमारी जो इंडस्ट्री है ब्रोकरेज इंडस्ट्री उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट दिया, इतना अच्छा मेरा मनोबल बढ़ाया है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे ये ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा होम और एसोसिएशन एरिया ग्रुप, हमारा तो लोगो है टुगेदर फॉर एवर, और ऐसा लगता है कि एक एक्सटेंडेड फैमिली है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया, जिसमें तकरीबन 43 सिटी एसोसिएशन जुड़े हुए हैं, और सारे छोटे छोटे सेंटर के हर एसोसिएशन से जब लोग जुड़ते हैं मुझे फ़ोन आता है, अश्विंदर जी तो इतना अच्छा लगता है कि ये हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। ट्रैक द रियल एस्टेट किंग, आप देख रहे हैं रियल एस्टेट ही रियल है। हमारा बीडीए एसोसिएशन, रेडाई, नरेडको, फियाप्सी इंडिया, इस सारे ऑर्गेनाइजेशन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपके सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से आज मैं ब्रोकर की पाठशाला की टीम के साथ में हम लोग यहाँ पे आज सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं सारे पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 सीजन, जितने भी लोगों ने ऑनलाइन जाके ऑफलाइन, कुछ लोग तो ऐसे अश्विंदर जी की जो 24 के 24 सेशन उन्होंने अटेंड किए, और जब वो फ़ोन करते हैं या उनका मैसेज आता है तो इतना अच्छा लगता है मुझे। और बहुत सारे व्यूअर ने ऑनलाइन जाके ये प्रोग्राम को देखा है। मुझे यकीन है कि हर एक स्पीकर से कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिला है, और अगर आप उसको अपने प्रोफेशनल में, पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप ज़रूर सफल बन सकते हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी ही हौसला अफजा भी रखना ताकि हम आगे और अच्छी मेहनत से काम कर सकें। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट माय बैक एंड टीम, जो कि सामने नहीं है, सामने तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ब्रोकर की पाठशाला की पूरी टीम लेड बाय सनी ठक्कर, रुखसार सैयद, गौरी कोकाटे, श्रेया कुमार एंड नोरा हेनरिकस, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ इनके लिए बहुत दुआ देना और बहुत जोर से ताली बजाना, बिकॉज दे आर द रियल हीरो टू मेक दिस ब्रोकर की पाठशाला सक्सेसफुल। और आज हम अगर सिल्वर जुबली कर रहे तो उन्होंने कुछ और भी इसके लिए तैयारी की है, मुझे मालूम नहीं है। मैं कुछ देर के बाद यहाँ से उस रूम में जाने वाला हूँ जहाँ पे मेरी सारी टीम, आप देख रहे हैं पीछे मेरे ऑफिस को आज पूरा सजा के रखा है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा फंक्शन है, क्योंकि उन्होंने ये जो भी काम कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं। सबको एक पैशन है कि वी वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग थ्रू ब्रोकर की पाठशाला। पाजी मुझे है ना, कुछ लोग, काफी लोग पूछ रहे हैं कि विनोद भाई ये क्या कर रहे हो तुम और क्यों कर रहे हो तुम, आपके पास इतना वक्त है, बोले आप कितना टाइम दे रहे हो। और वो हमारे गुजराती में हमेशा एक चीज रहता है कि मारू शू, व्हाट इज इन इट फॉर यू।
लोगों को क्यूरियोसिटी होता है कि यार लॉकडाउन हुआ, लोगों ने किसी ने 8-2-4 वेबिनार कर दिया, 5 वेबिनार कर रहा है, बट कंसिस्टेंटली एवरी फ्राइडे ये चीज़ करना, इट इज़ नॉट ईजी. सो फर्स्ट लेट मी शेयर विथ यू व्हाई एम आई डूइंग दिस ब्रोकर की पाठशाला. क्यों कर रहा हूँ, उसका पर्पस क्या है. हजारों साल पहले सक्सेसफुल होना या ताकतवर होना, किसी के पास अगर फिजिकल, जिनके पास भी फिजिकल ताकत होती थी ना, वो रूल करते थे वर्ल्ड को. वहाँ पे इंटेलिजेंस का काम नहीं था. हजारों लाखों सालों पहले की बात कर रहा हूँ मैं. उस वक्त केवल फिजिकल, जो जिसके पास ताकत होती थी वो लोग रूल करते थे या वो लोग सक्सेसफुल होते थे, उनके पास पावर होता था. उसके बाद में एक पूरा युग आया कि जहाँ पे पैसा पावर बन गया. जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके पास पावर आ गया, दे बिकम सक्सेसफुल. उसमें इंटेलिजेंस की बात कोई ज़रूरत नहीं थी. लेकिन आज का जो युग दौर में हम जहाँ पे जी रहे हैं, यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑल अबाउट नॉलेज. जिसके पास नॉलेज है वो पावरफुल है. हम देखते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई. हम एक उंगली के एक बटन दबाने से पूरी दुनिया में क्या हो सकता है, इतना पावर नॉलेज के पास आ गया है. यस दोस्तों, तो हम ब्रोकर की पाठशाला के थ्रू पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर सारे ब्रोकर्स के साथ में हम ज्ञान बांट रहे हैं, हम नॉलेज बांट रहे हैं. और इसलिए कहते हैं ब्रोकर की पाठशाला में कि बांटने से ही बढ़ेगा. अगर आप जितना बांटोगे, जितना आप शेयर करोगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ने वाला है, लोगों की लाइफ में अपना सक्सेस बढ़ेगा. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ ब्रोकर की पाठशाला. अब मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, उसका जवाब मैं आपको अभी देता हूँ इस वीडियो के थ्रू. आप सुन लीजिए. Broker Ki Pathshala is not just episode, but a motivational and learning platform for consultants like us. Thank you, Vinod Bhai, for introducing to us the gems of this industry through this Pathshala. We had an opportunity to learn the different aspects and new opportunities through this. विनोद सर की ब्रोकर की पाठशाला के ऑलमोस्ट सारे एपिसोड मैंने देखे हैं, बहुत ही अच्छे हैं. ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने बेस्ट ब्रोकर, सक्सेसफुल ब्रोकर को चुना है. उसे क्या फायदा होता है विनोद भाई कि जो आपके सारे व्यूअर्स है उसे ये चीज जाने को मिलती है कि बड़ौदा, दिल्ली, बेंगलोर या कोई भी रियल्टर हो, वहां का टॉप रियल्टर ही आप इनवाइट करते हैं, तो उसे सबसे बड़ी चीज यही अगेन होती है कि हर एक हमें उसकी वर्किंग स्टाइल, उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में सुनने को मिलता है. फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी पाठशालाएं देखी होगी, लेकिन ब्रोकर की पाठशाला तो सिर्फ विनोद जी की है. रिक्वेस्ट टू ऑल रियल्टर्स, प्लीज ज्वाइन ब्रोकर की पाठशाला ईच एंड एवरी एपिसोड. वो अपने आप में बहुत यूनिक है. यूनिक इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हमने अपने से ही एक जो हमारा भाई है, एक सक्सेसफुल रियल्टर है, वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी पूरी जर्नी वहाँ शेयर करता है. Sharing the experience of experienced realtors in their success journey. Vinod Bhai, you are truly adding value to our fraternity with a series of information provided through Broker Ki Pathshala. आपने हमें सीनियर ब्रोकर से लेके आज के न्यू एरा ब्रोकर्स जो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, उन्हें भी हमें इंट्रोड्यूस करवाया है. अलग अलग शहरों के ब्रोकर्स, उनकी स्टाइल को भी हमें पहचान करा दी है. तो आपके इन एपिसोड से मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है. Our best wishes for Silver Jubilee and wishing all the best for upcoming episodes. Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन विनोद भाई के आपके 25 एपिसोड सिल्वर जुबिली कंप्लीट हुए, और बेस्ट विशेस विनोद भाई आपको गोल्डन जुबिली के लिए. सो थैंक यू वेरी मच विनोद भाई, आप आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही जल्दी से जल्दी आप दूसरे एपिसोड में अच्छे से अच्छे रियल्टर को इन्वाइट कीजिए. थैंक यू वेरी मच विनोद भाई. हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि विनोद जी गोल्डन जुबली और प्लेटिनम जुबली भी कंप्लीट करें, चूंकि कहीं ना कहीं हम और आप अपने आप को हर सेशन में देखते हैं. धन्यवाद. Hats off to you. Thank you.
ये 25 एपिसोड सिर्फ एक शुरुआत है और आप आगे जाके हमें सिर्फ भारत देश के नहीं, देश विदेश के अलग अलग रियल्टर से हमारी पहचान करा देंगे और उसमें से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई होप जो लोग मुझे पूछते हैं उनको जवाब मिल गया होगा कि मैं क्यों करता हूँ। इतने सारे लोगों का प्यार, ह्यूमन बीइंग की पाजी सबसे बड़ी अगर जो नीड है वो पैसा नहीं है, वो पावर नहीं है, वो एक्नॉलेजमेंट है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ, तो वो हमारा जो जज्बा है ना वो बढ़ जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, मैं जब भी मेरा मैसेज जाता है तो सामने से या तो ऐसा थम्स अप आता है, एक्नॉलेज करते हैं। वो जो एक्नॉलेजमेंट है ना, वहाँ से पावर डिराइव होती है और उसके लिए मैं ये काम करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके द्वारा पहुँच सकूँ। अब हमारी जो ब्रोकर की पाठशाला की टीम है पाजी, उन्होंने एक दूसरे रूम में कुछ सरप्राइज मेरे लिए रखा है सेलिब्रेशन के लिए, तो मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ और आप सबको दिखाता हूँ कि हमारी टीम ने क्या सरप्राइज किया है। लेट अस सी। ये दिखाने का था आपने। Friends, we are cutting the cake. Please celebrate with all of us. Thank you to my team. ये आपका फोटो देगा कि नहीं? Everybody. भाजी बहुत बढ़िया केक बनाई। हम दोनों के फोटोग्राफ के साथ में मेरा तो दिल एकदम भरा है। देखिए ऐसा काम जब होता है ना टीम मेंबर, तो आपको लगता है कि आप स्पेशल है सर। गॉड इज रियली रियली काइंड टू मी।
कि मैं ऐसे लोगों के बीच में हूँ। सर आपका भी केक मैंने खा लिया है। बहुत बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सर। एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर आज हमारे जो गेस्ट है वो हमारे साथ कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अहम है, और उनका जो जर्नी रहा है अपनी लाइफ का, और जिस तरीके से उन्होंने जो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उनका जो एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर उनकी छोटी छोटी बातें अगर आप सुनेंगे और हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट सेशन एंड एप्ट टू अवर सिल्वर जुबिली सेशन। भाजी अपने बारे में कुछ बताइए, आपका चाइल्डहुड, वेयर आर यू फ्रॉम, एंड आपके फैमिली के बारे में। मैं चंडीगढ़ से हूँ विनोद जी। मेरे फादर आर्मी में थे, तो आई वाज बोर्न इन दिल्ली एंड फाइनली हम लोग चंडीगढ़ में सेटल हो गए थे। तो मैंने अपना 10th एक्चुअली स्कूलिंग, काफी स्कूलिंग और कॉलेज एंड बीकॉम मैंने चंडीगढ़ से ही किया है। एंड माय फादर वाज इन इंडियन आर्मी एंड माय मदर वाज अ होम मेकर, और मेरा एक बड़ा भाई है हु इज नाउ इन द यूएस। आई थिंक आई एम येट टू मीट अ सरदार इन इंडिया जिनका फैमिली में कोई आर्मी में नहीं है। आई थिंक दैट गिव्स अ लॉट ऑफ प्राइड के यार, नहीं मतलब एक ऐसी कौम है जिन्होंने हिंदुस्तान का हमेशा बोलता है ना सिर ऊंचा रखा है। आई फील प्रिविलेज टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू। थैंक यू, थैंक यू। सो आपने आर्मी के बारे में नहीं सोचा? एक्चुअली मैंने आर्मी के बारे में सोचा, बट जिस समय से हम निकल रहे थे आई थिंक उस समय काफी अपॉर्चुनिटीज थी, और हुआ क्या कि आई लॉस्ट माय फादर। मेरे फादर कंबोडिया में पोस्टेड थे यूनाइटेड नेशन में, जहां अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, और मैं आई थिंक आई वाज इन माय, मैंने अपना फर्स्ट ईयर खत्म ही किया था। तो और मेरा जो एल्डर ब्रदर था वो बाहर थे, मुझसे वो 9 साल बड़े हैं। ओके। तो वो बाहर थे और वो अपनी बाहर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कर रहे थे। तो फिर उस समय क्या हुआ कि काफी चीजें बदल गई एंड काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे ऊपर, एंड फिर कहीं ना कहीं लगा कि मे बी, और क्योंकि मैं बीकॉम कर रहा था तो मेरा कॉमर्स की तरफ, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ शौक ज्यादा था, और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे पुश नहीं किया कि तुम ये ही करो। तो इसलिए फिर आर्मी की कोई इतनी बातचीत रही नहीं उस समय। You must be good in sports, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादा करके वो एक एरिया है जो हमेशा मैंने देखा है कि पंजाबी लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है। एक्चुअली आई वाज अ वेरी आउटडोर पर्सन, मतलब मैं बहुत आउटडोर का मतलब शौक रखता था। तो वी आई यूज्ड टू प्ले, मतलब मेरा क्या है कि आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। So I played lot of sports. You are right. I played cricket. I played badminton. I played table tennis. These 3 sports I played quite seriously. I represented. मैंने मतलब under 16 चंडीगढ़ को represent किया था. I was 14 years old. क्रिकेट के अंदर. तो स्पोर्ट्स तो मैंने काफी खेला है। और मुझे लगता है सर स्पोर्ट्स ऐसी चीज है ना, वो आपकी पर्सनालिटी का फाउंडेशन जो है। कभी कभी मुझे काफी टाइम ऐसा लगता है कि मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए हमारे स्पीकर्स, गेस्ट को पूछता हूँ कि दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी। आज आप जो कर रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं जो वैल्यू सिस्टम है वो स्पोर्ट्स हमको बहुत सिखाता है। स्पोर्ट्स आपको ये भी, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि आपने जिसने भी खेला हो, आप कभी हर टाइम जीतते नहीं हो, आपको आपके पास हार तो मिलती है। तो आई थिंक वहां से हम सीखते हैं लाइफ में कि लाइफ के जो फंडा है कि भाई ठीक है यार, कभी हार भी मिलती है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, सी दैट कि हम किस वजह से हारे, एंड देन अगेन गो बैक एंड स्टार्ट प्लेइंग ऑन द बोर्ड। सो आई थिंक वो छोटी छोटी चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती है, और कहीं ना कहीं जब हम बिजनेस करते हैं या जो भी एरिया में हम काम करते हैं, वहां पे वो जब भी जरूरत होती है तो वो चीज बाहर निकल के आती है एक्चुअली पर्सनालिटी के थ्रू। So I think that's a good thing. Sports is one of the best thing to build a value in any human being.
Right. सो फिर चंडीगढ़ से दिल्ली कैसे आना हुआ? So basically मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आई वाज ए एकेडमिक्स में भी मैं अच्छा था, तो आई वाज ए यूनिवर्सिटी टॉपर। तो जिस जहाँ से मैंने एमबीए किया वहां पर यूनिवर्सिटी टॉपर जो टॉप 10 होते थे उनको सिर्फ इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन देना पड़ता था फ्रॉम एफएसएम। तो फिर मैं गया वहां पर एंड आई जस्ट कंप्लीटेड, आई टुक माय मार्क्स एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया, ग्रुप डिस्कशन क्लियर किया और मुझे एमबीए में एडमिशन मिल गई इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। और थैंकफुली दिल्ली चंडीगढ़ के बहुत पास है, सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। सो मैंने तो भगवान का शुक्र किया कि बस यहाँ पर मुझे एडमिशन मिल गई है एंड दैट वाज इट। तो 95 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 95 में ही मैंने अपना एमबीए के अंदर एडमिशन ले लिया। ग्रेट। सो उसके बाद कैसा रहा, मतलब विच वाज योर फर्स्ट जॉब आफ्टर द एमबीए, कंप्लीशन ऑफ द एमबीए? हाँ, तो मेरा फर्स्ट जॉब था एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 97 में इकोनॉमी का काफी बुरा हाल था। यस। तो मैंने 2 जगह इंटरव्यू दी हुई थी, एक टाटा फाइनेंस में दी हुई थी और एक आरपीजी इटोचू। आरपीजी का एक टाइप था इटोचू फाइनेंस के साथ, जो जापान की कंपनी थी। तो इन दोनों की इंटरव्यू दी हुई थी मैंने, बट यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो एक मिस्टर चौधरी होते थे जो बीएससी का, जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था ग्रीन पार्क के अंदर। तो वो मुझे मिले और उनको मैं पसंद आया, तो उन्होंने बोला सुंदर तुम यार आ जाओ और तुम ब्रोकिंग करो कैपिटल मार्केट्स की। और वो मेरी पहली जॉब थी और उन्होंने मुझे कुछ 5,000 रुपए महीना दिए थे। और मेरे को कुछ समझ नहीं आता था बिकॉज वो मुझे स्क्रीन के सामने बिठा देते थे और लोग बोलते थे रेट बताओ, एलएमएल का रेट बताओ। तो वहां समझ नहीं आता था, कोई बोलता था 21-50, कोई बोलता था 50-21, कोई बोलता था कुछ, कोई बोलता था कुछ। और सारे बनिए मारवाड़ी गुजराती लोगों के साथ डील करना जो एकदम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो किसी ने बोला यार आप ये अश्विंदर को ले आए या पंजाबी को, ये तो बहुत स्लो है, इसको समझ नहीं आता है नंबर का भी। तो फिर उन्होंने मुझे इक्विटी रिसर्च में डाल दिया। उन्होंने बोला यार अश्विंदर ये मारवाड़ी लोगों और बनिए लोगों के साथ तुम डील नहीं कर सकते हो, तुम जरा रिसर्च करो। बट थैंकफुली मैं उनको आज भी याद रखता हूँ, मेरी उनसे बात होती है कभी कभी। ही इज वेरी ओल्ड नाउ। फिर मैंने उनको बोला सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे को जिस दिन कहीं नौकरी मिली मैं चला जाऊंगा। तो बट मेरा फिर एक्चुअली दोनों जगह हो गया। फिर मैंने टाटा फाइनेंस से एक्चुअली अपना करियर शुरू किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। वाह। सो ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में बहुत बार आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो कुछ बातें मैं पूछूंगा जो हमारे काफी जो ब्रोकर्स है उनको भी कुछ टर्मिनोलॉजी मालूम नहीं होती है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपको क्या ट्रेनिंग देते हैं सर, जो आपका जब आप आगे सीनियर पोजीशन पे पहुंचते हो तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी कुछ चीज ऐसी सिखाते हैं जो आपको आगे बहुत काम में आती है? आई थिंक ऐसी कॉर्पोरेट में मैंने सुना है। विनोद जी, आप खुद इतने सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में सबसे पहले तो आदमी को ये समझ आती है कि जो भी उसने कॉलेज में सीखा था वो कुछ काम आने वाला नहीं है। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब काम करवाते हैं। मतलब मेरे को अभी भी याद है, मेरे को टाटा सुमो के जो कस्टमर थे जिन लोगों ने आरसी और इंश्योरेंस नहीं दिया हुआ था हमें, मैं पहले 2 महीने फोन करता रहता था उनको, और वो सब हरियाणा के जाट वगैरह लोग थे। तो आधे लोग तो बात ही नहीं सुनते थे, आधे गालियां दे देते थे, और थोड़े से होते थे जो अपनी आरसी और इंश्योरेंस हमें देते थे। तो वहां से शुरू किया। कोई ये भी बोल देता था यार अश्विंदर जरा कॉफी पिला दो। मेरा बॉस मुझे बोल देते थे यार अश्विंदर ये जरा प्रिंट आउट ले आओ, ये जरा फोटो कॉपी कर दो। बट मेरा ये था कि मैंने कभी मना नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को इतना कुछ सीखना है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा कि यार कुछ आता ही नहीं है जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं। सो हर डिपार्टमेंट के अंदर गए, लोगों से मिले, बहुत चैलेंजेस भी रहे। किसी ने बड़ा प्यार किया, किसी ने बोला यार ये मैनेजमेंट ट्रेनी लोग एमबीए करके आ जाते हैं, इन्हें तो कुछ आता नहीं है, इनको हमसे ज्यादा सैलरी मिलती है। तो करते करते बट मैनेजमेंट ट्रेनी में 1 साल में टाटा में क्या होता है कि वो आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन सब में डाल देते हैं 3-3 महीने। तो उससे एक आपका बेस बन जाता है कि बिजनेस चलता कैसे। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं देखता हूँ ना जो रियल एस्टेट आज चेंज हुआ है उसमें यहाँ पे किधर डिस्कनेक्ट आता है
कि एक बंदा फोकस आता है कि खाली एक ही काम कर रहा है, वो बोलने को बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन उसका काम पर्टिकुलर रियल एस्टेट का एक वन एरिया ऑफ जॉब वो सुबह से शाम वही करता है। अब वो बाहर निकल जाएगा, उसको बाकी के डिपार्टमेंट की कुछ पता ही नहीं, तो वो कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है वो इंसान। वो पूरी जिंदगी उधर ही बॉक्स में रह के अपना सेटिस्फाई होकर काम करता है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। वो आपको हर पहलू दिखाता है कि बिजनेस में क्या क्या चीज होती है, एंड देन आप किस में एक्सेल करते हो वो हिसाब से यू कैन मूव अहेड इन लाइफ। सो वहां से फिर आगे कैसे जर्नी बढ़ी आपकी सर? आगे विनोद जी, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लगता है मैं तो बड़ा नॉर्मल सा एवरेज सा स्टूडेंट था। भगवान की कृपा से आगे बढ़ता रहा। तो सिटी बैंक को कोई आदमी चाहिए था जो उनका चंडीगढ़ में ब्रांच शुरू करे। एंड बाय चांस मैं जब इंडिका लॉन्च हुई, टाटा इंडिका, तो मेरे को उसके साथ जोड़ दिया गया। तो वहां पर सिटी बैंक के जो कंट्री हेड थे वो आए थे टाटा इंडिका देखने प्रगति मैदान। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मेरे से बात करनी शुरू की इंडिका के बारे में। तो उन्होंने बोला तुम कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा तुमने MBA किया हुआ है? मैंने कहा किया हुआ है। तो उन्होंने बोला ये मेरा कार्ड है, तुम आके मिलो मुझे। तो सिटी बैंक का तो मैंने सपना भी नहीं लिया था, टू बी ऑनेस्ट। तो 1 ही साल हुआ था, तो मैं उनको आके मिला। तो उन्होंने बोला भाई तुम्हें कितनी लैंग्वेजेस आती है? मैंने कहा सर मुझे तो हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश आती है। और कहते भाई हम चंडीगढ़ में किसी को ढूंढ रहे हैं। तो 3-4 लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में बाकी चीजें तो सब ठीक थी, बट उन्होंने बोला यार ये लड़का ठीक है बट थोड़ा देसी टाइप है। सिटी बैंक में तो बड़े एकदम चमकदार लोग हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, ये तो काफी देसी है। बट हमारे को एक देसी आदमी चाहिए, क्योंकि वहां पर पूरा they wanted to start Chandigarh, Himachal, etc. So that is how I got into Citibank, Vinod ji, and that was the turning point of my life. I think Citibank में 10 साल से ऊपर काम किया. That was the longest time you spent in Citibank. Yes. And then you also went to Dubai. हाँ, Citibank के अंदर ही मैं दुबई में गया। Citibank में मैंने ऑटो लोन किया, मैं ब्रांच बैंकिंग किया। मैंने I was one of the मैं शायद एक ही आदमी था जो IM से नहीं था जिसको पहला ब्रांच मैनेजर बनाया उन्होंने। दिल्ली का पंजाबी बाग का ब्रांच मैनेजर बना मैं। उसके बाद मैं दुबई गया, कार्ड्स बिजनेस रन किया, काफी मुझे अवार्ड्स वगैरह मिले। मैंने सिटी गोल्ड वेल्थ मैनेजमेंट लॉन्च किया। तो मैं एक फंक्शनल एक्सपर्ट बन गया था तब तक। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर मैंने सारे बिजनेस किए हुए हैं विनोद जी। वेरी गुड। सो वहां से फिर, और उस दौरान आपकी शादी भी हो गई? हाँ, मेरी शादी भी सिटी बैंक में हुई। मैं ब्रांच मैनेजर बना था 2002 में, और 2003 में मेरी शादी हुई। क्या बात। तो सिटी बैंक हैज अ स्पेशल प्लेस इन योर लाइफ, एक्चुअली आप अगर आज की डेट में कॉर्पोरेट इंडिया में देखें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें, जो टॉप के एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने कुछ किया है, चाहे वो आदित्य पुरी हो गए, वी वैद्यनाथन हो गए जो अब IDFC के चेयरमैन हैं, नानू पमनानी जिन्होंने पूरा बजाज फाइनेंस बनाया, ये सब सिटी बैंक के लोग हैं। So it was a great learning ground. सर, आई एम जस्ट सीइंग द चैट बॉक्स। हमारे जो पहले सेशन में पहले स्पीकर थे हमारे गुरुदेव है, मेरे रोटरी के मेंबर है जयप्रकाश काबरा जी, जो मोटिवेशनल स्पीकर है। अभी तक ऑल ओवर इंडिया में कुछ 3000 से ज्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं। वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने हाथ किया। सर गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। ही इज ट्रैवलिंग टू नासिक। सर, आपने इतनी इतने बिजी शेड्यूल में आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट इज लाइक इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट फॉर मी। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू। पाजी, फिर वहां से क्या हुआ? फिर दुबई से आपको वापस इंडिया आना हुआ? हाँ, दुबई से मैं इंडिया आया। मेरे मदर की इतनी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं दुबई से इंडिया आया। मैंने फिर उसके बाद 1-1 साल का मेरा शॉर्ट ट्रिप रहा, बिकॉज क्या हुआ था कि मेरे को सिटी बैंक कभी छोड़ने नहीं था। तो सिटी बैंक जब छोड़ा मैंने, बट मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली। मैं नेशनल हेड बना प्राइवेट बैंकिंग का, ICICI बैंक का। मैंने बहुत क्लोजली काम किया सीनियर मैनेजमेंट के साथ। फिर मैं डॉइचे बैंक के अंदर मैंने उनका प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस चलाया। बट उसके बाद मैं 4 साल जो सिंगापुर की सॉवरेन फंड है टेमासेक, वो इंडिया में आ रहे थे, तो 4 साल फिर मैंने उनके साथ इंडिया में काम किया।
फुलटन सिक्योरिटीज एंड वेल्थ मैनेजमेंट में, तो मैं फाउंडर मेंबर था एंड आई वाज द बिजनेस हेड फॉर वेल्थ मैनेजमेंट फॉर देम। तो 4 साल में वहां रहा फुलटन के अंदर। So you shifted to Mumbai then? I shifted to Mumbai and then I took special approval. Then I moved back to Delhi because my mother was based in Chandigarh. So that at that time they were very flexible. मैं कुछ देर चंडीगढ़ रहकर भी काम करता रहा. But yes, then I was based out of Delhi. So I think what a varied kind of experience you got in financial institution. These are the all top names. What you are saying, मतलब हम लोग हमारे आम आदमी लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत भारी भारी शब्द भी है. तो वहां से फिर ये रियल एस्टेट कहाँ से आ गया पाजी? ये तो बस अब आप तभी मैं बोलता हूँ कई बार बिल्कुल सेरेंडिपिटी है, किस्मत है. करेक्ट. हुआ क्या कि देखिए दो चीजें थी. एक तो ये जो सिंगापुर वाली कंपनी थी फुलटन, दे वांटेड मी टू गो टू आइदर सिंगापुर और दुबई. उस समय मैं जा नहीं सकता था. एंड दैट इज व्हेन एक रियल एस्टेट के अंदर अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास. और एक प्राइवेट इक्विटी के अंदर मिस्टर संजीव अग्रवाल है, नेक्सस प्राइवेट इक्विटी, उन्होंने मुझे रीच किया. उन्होंने बोला हम एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम इंडिया होम्स है एंड वी वांट कि आप उसके कंट्री हेड बने डिस्ट्रीब्यूशन के. तो मैंने कहा मैंने तो कभी रियल एस्टेट किया नहीं है. बोले क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर हमें थोड़ा सा प्रोसेस चाहिए और हम पैसा लगा रहे हैं और हम कंट्री वाइड 8 शहरों के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं ब्रोकिंग को, तो आप ज्वाइन कीजिए. और उस कंपनी का नाम विनोद जी जब मैंने ज्वाइन किया उसका नाम इंडिया होम्स में नहीं था, उसका नाम था अग्नि प्रॉपर्टीज. True, I remember this Agni property. I remember. और कहाँ मैंने फुलटन सिंगापुर गवर्नमेंट से अग्नि प्रॉपर्टी ज्वाइन किया. मुझे लोगों के फोन आए कि यार वो तो मेरे मतलब उन्होंने मेरी ऑब्ituary लिख दी कि अब तो अश्विंदर मतलब तूने पता नहीं क्या किया है, तूने कहाँ ज्वाइन कर लिया है, तू तो एक रियल एस्टेट ब्रोकिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया, उसका नाम अग्नि प्रॉपर्टी है. और उसके बाजी वो अग्रवाल के अलावा और कौन थे उधर अग्नि प्रॉपर्टी में? वो समरजीत सिंह थे ना. समरजीत सिंह was I think that time part of NIR India. Yes. एसोसिएशन है उसमें. I have met him that time I think long back. Now आपने अग्नि प्रॉपर्टी बोला तो मेरा एंटेना खराब हो गया. तो अग्नि प्रॉपर्टी को फिर जब मैं गया मैंने बोला समरजीत ऐसे नहीं चलता है भाई अग्नि प्रॉपर्टी. तो फिर हमने उस समय विनोद जी 20 लाख रुपए खर्च कर डोमेन लिया indiahomes.com. सर इंडिया होम्स है ना, यहाँ जितने लोग सुन रहे होंगे और जितने भी ब्रोकर्स हैं इंडिया में, आई डोंट थिंक कि किसी ने वो ब्रांड का नाम नहीं सुना है. और जब वो आया जिस तरीके से, आज लोगों को पता चला कि उसके पीछे कौन था, आज हमारे सामने बैठा है. बट मतलब एक जलजला मच गया था मार्केट में कि क्या कर रहा है कंपनी, किस तरीके से भाग रही है, क्या क्या मतलब एक साथ में 500 फ्लैट 100 फ्लैट 1000 फ्लैट ऐसे बिक गए प्रोजेक्ट्स के. और एंड इट वाज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट बिकॉज एवरीबडी न्यू अबाउट दैट बट नोबडी न्यू दैट यू आर द पर्सन बिहाइंड दिस ग्रेट गेम. हाँ तो सर मतलब आई वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल, पहला प्रोफेशनल जो उन्होंने हायर किया. तो फिर मैं कंट्री हेड था सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मैंने उनके साथ 2-2.5 साल काम किया एंड काफी अच्छा काम किया. लर्निंग्स थी, चैलेंजेस थे. प्राइवेट इक्विटी बहुत अलग तरीके से काम करती है. मुझे अभी भी आपकी बात याद आती है, कई बार प्राइवेट इक्विटी के साथ काम करना इतना आसान नहीं होता है. बहुत प्रेशर्स होते हैं, आप एक अलग ही लूप के अंदर चले जाते हैं. बट होता क्या, जब आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है तो जो आपका लर्निंग कर्व है, yes. आप इतना ज्यादा सीख लेते हो. आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए. देखो ब्रोकर को ब्रोकर बनने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि भाई हिम्मत है. तो वो 2.5 साल मैंने वहां पर लगाए, काफी काम किया, 700-800 लोग हायर किए. आज आपकी बात सही है कि मैं किसी भी डेवलपर के पास जाता हूँ, कोई ना कोई मुझे मिलने आ जाता है, कहता है सर मैंने आपके साथ इंडिया हाउस में काम किया या आपके जाने के बाद इंडिया हाउस में काम किया था. ट्रू. सो फिर क्या हुआ इंडिया होम्स के बाद, क्या हुआ? बस मतलब वो क्या कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा. बिल्कुल वही हाल हुआ हमारा. तो मुझे फिर अनुजपुरी साहब ने एक दिन फोन किया. उन्होंने बोला मैं सीईओ ढूंढ रहा हूँ JLL रेजिडेंशियल के लिए. और उन्होंने कुछ अपने पूरे इंडिया के अंदर एक वो भारतवर्ष की यात्रा करते थे हर साल, सारी टीम को मिलते थे हर ऑफिस में जाके. yes. तो जहां जिस रेजिडेंशियल टीम के पास जाते थे बोलते थे कोई नाम बताओ जो हमारा लीडर बन सके.
गलती से मेरा नाम आ गया, काफी जगह के वो हैं, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। देन आई मेट अनुज पुरी, और एक्चुअली आधे घंटे के अंदर वो, जब तक हमने बात की, जब तक मैं घर पहुंचा, मेरा ऑफर लेटर भी आ गया था फॉर सीईओ ऑफ रेजिडेंशियल फॉर जेएलएल इंडिया। तो एकदम डायरेक्टली वहीं से फिर मेरी जर्नी जो है रियल एस्टेट के अंदर आगे बढ़ती रही। तो वहां मैं 2-2.5 साल रहा, काफी बढ़िया जेएलएल रेजिडेंशियल ने काम किया। तभी मेरी खुशकिस्मती है, मैं आपको भी मिला विनोद जी। I think that was the beginning of JLL for residential. Till then, JLL was very much into commercial. हाँ, And मतलब Anuj क्या था Puरी कि वो, person है. हाँ, मतलब रेजिडेंशियल नाम के लिए था, इतना एक्शन नहीं था रेजिडेंशियल के अंदर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो एक तो फॉरेन कंपनी थी, प्रोसेस डाले, तो क्योंकि वो सब मैं कर चुका था, तो मैंने काफी प्रोसेसेस फटाफट इंप्लीमेंट किए। एक्चुअली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह बहुत बढ़िया हो गई। तब तक अनुज पुरी जी ने डिसाइड कर लिया कि वो एनारॉक बनाना चाहते हैं। सर, ये JLL में जितना टाइम आपने काम किया रेसिडेंशियल में, जस्ट फॉर द हमारे जैसे ब्रोकर को वो एक डिफरेंस आ जाता है कि कॉर्पोरेट कैसे काम करता है। हम लोग जो टिपिकल बिजनेस करते हैं, हमारे पास ज्यादा होगा तो एक छोटा सा CRM होता है, समझो 10-15-20 लोगों की टीम है ब्रोकर के पास, उसको लगता है कि मेरा कंपनी बहुत बड़ा है। बट यहाँ पे आपके वहां जो होता है वो प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यू हैव अ डिफरेंट वर्टिकल, आपके पास रिसर्च होती है पूरा, मतलब सिस्टम के बिना आप किधर चलते नहीं। तो आपका रेसिडेंशियल जो टीम था इंडिया में, उसमें टोटल कितने लोग थे आपके रेसिडेंशियल टीम में? एक्चुअली विनोद जी, जब मैंने ज्वाइन किया, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, टोटल टीम में 40 लोग थे, जिसको मैं 200 लोग तक लेके गया। और जेएलएल रेजिडेंशियल के अंदर हमारे को कोई फंडिंग नहीं मिलती थी। अगर हम अपना रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे तभी हम लोग ऐड कर सकते थे। ओके। एंड बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो आदमी, प्रोसेस बहुत जरूरी है, बट प्रोसेस से पहले इंसान ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रियल एस्टेट के अंदर, आप रीमैक्स ले लो, सेंचुरी 21 ले लो, इतनी आईपीसीज ले लो, रेजिडेंशियल के अंदर ये लोग इसीलिए ग्रो नहीं कर पाए, बिकॉज रेजिडेंशियल के अंदर प्रोसेस अपनी जगह, रिलेशनशिप अपनी जगह, और एक अलग तरह की हिम्मत, ड्राइव, वो अपनी जगह। सो ये रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही अलग किस्म का चैलेंज है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं सर कि रेसिडेंशियल जो बिजनेस है ना, वो आपका इमोशन से होता है, और कमर्शियल है वो इंटेलिजेंस से होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस ज्यादा चलती है कमर्शियल में। रेसिडेंशियल में प्रोसेस से ज्यादा इमोशन एंड कनेक्ट एंड रिलेशनशिप, वो सब चीज ज्यादा, और थोड़ा पेशेंस ज्यादा चाहिए आपको, क्योंकि एक फ्लैट बंदा देख के आता है, फिर फैमिली आती है, फिर उसके इन-लॉज आते हैं, फिर वास्तु वाला आता है, फिर जूना घर बेचना है, तो उतना पेशेंस होना चाहिए। उधर कभी लास्ट मोमेंट में आके फिर एक आदमी आके बोलता है तो उसका ट्रांजेक्शन खत्म भी हो जाता है, तो वापस वो सांप सीढ़ी जैसा जीरो पे आ जाता है सर। हाँ, बहुत तभी वो प्रोसेस कुछ काम में नहीं आती कंपेयर टू कमर्शियल। यू सेड वेरी वेरी राइट। सो देन यू जॉइन एनारॉक आल्सो? नो, एक्चुअली मेरे को 1 जनवरी 2017 को पुरी साहब ने कॉफी पिलाई। यस। बहुत अच्छा साल हो गया है, बट मैंने तेरे को बताना था कि अब आई वांट टू बाय JLL रेजिडेंशियल एंड आई वांट यू टू बी माय फाउंडर CEO। तो 2 साल मैंने उनके साथ काम किया था, विच वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, एंड मैंने काफी सीखा उनसे। तो फिर JLL रेजिडेंशियल को खरीदना, सिंगापुर की टर्म शीट बनानी, सारा क्लोजर करना, कितने में खरीदना है, वैल्यूएशन करी, फिर नया ब्रांड नेम क्या होना चाहिए। तो मैंने और पुरी साहब ने बहुत यात्राएं की, देश विदेश, देश की तो की, विदेश की उन्होंने अकेले की, देश की मैंने की। तो उसके बाद मैं फाउंडर CEO बना, नाम बनाया एनारॉक, और पूरी टीम एक क्रिएट की। पहला मैंडेट मैंने लिया दोस्ती का, जहां पर हमने इट वाज सक्सेसफुल। दोस्ती थाने? हाँ, दोस्ती, आई रिमेंबर। दैट वाज माय फर्स्ट मैंडेट, वो मैंने किया। वेरी गुड डेवलपर, व्हाट अ पर्सन है दीपक गोरडिया। हाँ, एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग, वेरी नाइस। यस। सो ऐसे रही सर मेरी, मतलब, तो तब मैं फिर फाउंडर CEO बना एनारॉक का। And then recently after that, when we got connected during the lockdown, you were heading the Bajaj Finance. हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ विनोद जी, बिकॉज मैं
मेरा बड़ा फंक्शनल बैकग्राउंड रहा है. आई मस्ट बी दी ओनली पर्सन जो रियल एस्टेट में काफी देर रहा और बजाज फाइनेंस जैसी ब्लू चिप ऑफ द ब्लू कंपनी, जिसमें हमारे जितने ब्रोकर भाई हैं सबने उनके शेयर लिए होंगे और सबने उसमें पैसा भी बनाया होगा. हाँ. उनको एक आदमी चाहिए था जो फाइनेंस भी जानता हो और रियल एस्टेट भी जानता हो, बिकॉज वो अपना HFC का लाइसेंस ले चुके थे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का. एंड दे वर लुकिंग एट अ ग्रुप हेड जो उनका मॉर्टगेज और होम लोन और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बिजनेस शुरू कर सके. और ये एक चीज थी जो मैंने नहीं की थी, तो उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा थी. और एनारॉक, क्योंकि अनुज जी भी थे, मैं भी था, मुझे पता था कि अब अनुज इसको अपने आप भी चला सकते हैं, बिकॉज अब वो JLL नहीं था एंड यू नो ही वाज फुली इन्वॉल्व. तो मेरी फिर उनसे बात हुई और हमने बोला कि मेरी ये अपॉर्चुनिटी है जो जनरली रियल एस्टेट में नहीं आती, कि आप रियल एस्टेट के बाद आपको एक बहुत बड़ा बैंक या फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बोले कि आप हमारे हेड बनिए, बिकॉज बजाज फाइनेंस का बहुत बड़ा नाम था. तो दैट इज हाउ फिर मैं उनका ग्रुप हेड रहा 3-3.25 साल. और मैंने पूरा उनका जो डेवलपर से होम लोन का बिजनेस है रिटेल, और जो डेवलपर फाइनेंस का बिजनेस था कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, वो मैंने शुरू किया और 3-3.25 साल उनके साथ काम किया. बट मुझे तो ऐसा लगता है सर कि आपने अनुज के साथ 4 साल 5 साल निकाले JLL एंड एनारॉक. आई थिंक वही सबसे मतलब इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता है रियल एस्टेट को जानने का. I admire Anuj like a mentor. I think I have learned so many things just seeing him. The way he conduct himself. I have been attending CIA conference. My first encounter with him was in 2002-2003, and such a fantastic person. हमने जब भी NR इंडिया की कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस की, तो मैं जब भी उनको फोन करके बोलता था सर आपको आना है, मुझे कोई स्पीकर प्रोग्राम, तो अपना टीम पूरा दे देते थे, बोले आपको जो भी चाहिए प्रोग्राम भी डिजाइन करके देंगे. सो इज सच अ फैबुलस गाय. आई थिंक अगर रियल एस्टेट को किसी को समझ है, कोई आदमी आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5 मिनट में पूरा इंडस्ट्री बता सकता है, तो वो इंडिया में अनुज पुरी है. हाँ, तो बस वही था कि उनको काफी कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर जब उन्होंने मुझे आके बोला था कि तुम CEO बनो एनारॉक के. और उस समय एनारॉक का CEO था, ऐसा नहीं था कि एनारॉक में रिटेल है, रेजिडेंशियल है, कैपिटल मार्केट है, ऑफिस है. सो डेफिनेटली 4 साल उनके साथ काम करना, डायरेक्टली रिपोर्ट करना, P&L, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, और मैं दोनों चलाता था, मैंडेट भी करता था, ओपन मार्केट भी करता था. तो बहुत सीखने को मिला, आप जैसे बुद्धिजीवियों को मिलने का मौका मिला. तो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. Yes. So and then from Bajaj Housing Finance, you have finally moved to Bangalore now. Yes. Pune to Bangalore. एक्चुअली मुझे क्या लगता है, मेरे पैर में ना तिल है एक. हाँ, मैं वही पूछ रहा था. तो वो जो मेरे पैर का तिल है वो मुझे टिकने नहीं देता है. अब मैं कई बार सोचता हूँ मुझे लोग हायर क्यों कर लेते हैं. मैंने कभी भी किसी डेवलपर के लिए ना कंस्ट्रक्शन की, ना लैंड एक्वायर किया, ना मैंने बड़ी कोई डील करी. मैं तो फंक्शनल आदमी था. मुझे एक्चुअली गुजरात में पैदा होना चाहिए था, मैं पंजाब में पैदा हो गया. मुझे धंधा करना आता है, थोड़ा समझ आता है कि खर्चा कम करो, रेवेन्यू करो, टीम को खुश रखो, कस्टमर के साथ डील करो और शाम को जाके आइसक्रीम खाओ आराम से. तो मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे देखा कि मैंने डिमांड साइड पे बहुत काम किया. इंडिया होम्स नंबर 1, JLL रेजिडेंशियल नंबर 1, एनारॉक नंबर 1. डिमांड के अंदर जब मैंने काम कर लिया 5-6 साल, तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट फंडिंग में काम किया बजाज फाइनेंस के साथ. और कम से कम नहीं तो हमने 200 मतलब 600 से 700 लोन सैंक्शन किए कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के. तो जब ये हुआ तो अब मैं भारतीय के साथ हूँ. मुझे बीच में बहुत अपॉर्चुनिटीज आती थी जहां मैं काफी बड़े डेवलपर्स के साथ आई कुड हैव वर्कड विद देम एज CEO. बट मेरे को ये लगता था कि उनका नाम पहले इतना बड़ा है कि मैं कुछ जाकर वैल्यू ऐड कर नहीं पाऊंगा. तो इनके साथ काफी देर से बात चल रही थी और इनको कोई ऐसा आदमी चाहिए था जिसने डेवलपर के पास काम ना किया हो, और रियल एस्टेट भी जानता हो, फंडिंग भी जानता हो और घर बेचना भी जानता हो. एक्सीलेंट. तो इनसे काफी लंबी बात चलती रही एंड इट इज ये 150 एकड़ का प्रोजेक्ट है और 18 से 20 मिलियन बना चुके हैं. होटल, सबसे बड़ा मॉल नॉर्थ बैंगलोर का इधर आ रहा है, 5000 फ्लैट डिलीवर कर चुके हैं. तो इनसे बात होती रही. सो फाइनली इन्होंने बोला, डिले भी इसलिए हुआ कि मैं शिफ्ट नहीं करना चाहता था.
बट फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को अब एक्चुअली विनोद जी, आई वुड बी बहुत कम लोगों में होऊंगा कि जिसने रियल एस्टेट में सीनियर लेवल पे एक तो सारे मेट्रोज में बैठकर काम किया हुआ है, करेक्ट, और दूसरा सप्लाई में भी किया है, फंडिंग में भी किया है, और अब डिमांड में भी किया है. So, friends, now you have seen our real conversation will start now. अभी तक जो आपने सुना वो अश्विंदर जी की पूरी लाइफ की जर्नी थी और उनकी प्रोफेशनल जर्नी थी, कि वो हम हिंदी में बोलते हैं ना बॉलीवुड में कि इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है. तो रियल एस्टेट के जितने भी आप जो भी सोच सकते हैं रियल एस्टेट के बारे में, चाहे फाइनेंस हो चाहे कंस्ट्रक्शन, अब उन्होंने फाइनेंस दिया है तो डेवलपर की पारी कुंडली पूरी उनके पास आ गई प्रोजेक्ट के रूप में कि भाई इतना कंस्ट्रक्शन होता है, इतनी लैंड कॉस्ट होती है, इतना उसको लोन चाहिए, इतना उसका सेल होने वाला है. तो नाउ ही नोज एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज रियल एस्टेट. एंड उन्होंने ब्रोकरेज जो स्पेक्टर है वो उसके अंदर बहुत बड़ा काम किया है. आपके पास कुछ भी क्वेश्चन होंगे पूछने के लिए, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज टुडे वी हैव गॉट अ गेस्ट हु हैज गॉट, मतलब हम सब ब्रोकर के लिए एक ऐसी शख्सियत है कि जो आपके दिमाग में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो उनका जवाब आपको यहाँ से मिल सकता है आज. सो पाजी, आपको क्या लगता है इतनी जर्नी में इतने सारे लोग आपको सामने से बुलाते थे, तो आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ क्या रही होगी? मतलब आपको क्या लगता है विच आर द स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ विच पीपल आर आस्किंग कि बस आप हमारे साथ आइए करके? एक्चुअली विनोद जी, जब आपने और मैंने बात की, मैंने बहुत सोचा इस बारे में. कभी ऐसी चीजों के बारे में आदमी ध्यान नहीं देता है. मेरे को ये लगता है कि मेरी सबसे बड़ी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ये रही है दैट आई डोंट टेक माई सेल्फ टू सीरियसली. वाह सर, ये बहुत बहुत बड़ी, मतलब मेरे लाइफ का फंडा है. मैं जो लोग जहाँ पे भी जाता हूँ ट्रेनिंग में, तो पहले बोलता हूँ कि लाइफ में कभी सीरियस मत हो जाओ. ये सीरियस वर्ड बहुत डेंजरस वर्ड है सर, उसको ऑल्टर करो सिंसियरिटी से. बट सीरियसनेस ब्रिंग्स नेगेटिविटी. हमेशा आदमी खुशखसाल रहना चाहिए. सीरियस क्यों होना चाहिए लाइफ में? मैं थोड़ा सा अब हो गया हूँ क्या, एक टाइम पे तो मुझे मतलब पता ही नहीं था कि सीरियस होना होता क्या है. माई एबिलिटी टू होता क्या, व्हेन पीपल टेक अपने आप को, जब लोग बहुत सीरियसली लेते हैं तो उनकी ईगो बहुत बड़ी हो जाती है. वेरी ट्रू. और जब आपकी ईगो बहुत बड़ी हो जाती है, देखो आपकी अगर ईगो नहीं है तब भी लोग बोलेंगे आप में ईगो है. ये Yes. तो आप, क्योंकि कई दुनिया तो ऐसी है कि आप उनको अपना बायां हाथ काट के दीजिए, वो बोलेंगे अरे ये तो दाएं हाथ से काम करता है, इसने दायां नहीं काटा. सही बात है. तो मैंने दो चीजें की. एक तो मैं कभी आई नेवर वेंट आउट ऑफ द वे, कि मैंने किसी को ना आउट ऑफ द वे जाकर खुश किया, ना मैंने किसी को आउट ऑफ द वे जाके नाराज किया. बट मैंने अपनी, थैंकफुली विद ग्रेस ऑफ गॉड, मेरी ईगो जो थी वो कभी भी मेरी लाइफ के अंदर बीच में नहीं आई, और जिसके कारण मेरे रिश्ते बनते गए. और भगवान की बहुत कृपा रही कि पीपल थॉट के यार अश्विंदर के साथ काम करना आसान है, क्योंकि इसका जो ग्लास है वो हमेशा आधा खाली रहता है. वाह. तो उसमें अगर आप पानी डालो तो पानी डल जाएगा, बाहर नहीं गिरेगा. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर. दिस इज वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. आई थिंक वंडरफुल. सर, अभी जो आपने 2015 से रियल एस्टेट ज्वाइन किया समझो, तो उसके पहले आपके दिमाग में ब्रोकर के लिए क्या इंप्रेशन थी? मतलब कि रियल एस्टेट ब्रोकर, व्हाट वाज योर परसेप्शन अबाउट द ब्रोकर, एंड देन यू ज्वाइन. एंड टेक्नोलॉजी तो तब से है ही, मतलब तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए पहले आपने काम किया तभी टेक्नोलॉजी नहीं था और अभी यू हैव वर्कड इन द टेक्नोलॉजी. सो दो क्वेश्चन है. तभी आपको व्हाट वाज योर परसेप्शन, और एक्चुअली जब आप इंडस्ट्री में आए तो आपको क्या लगता है? अभी जैसे मेरा ऐसा अनुमान है कि हिंदुस्तान के अंदर देयर आर अराउंड 1 मिलियन ब्रोकर्स ऑल ओवर इंडिया. अगर मैं, जो लोग 100% मतलब फुल टाइम ये बिजनेस करते हैं, और उसमें से अराउंड 50,000 ब्रोकर्स आर रजिस्टर्ड ऑन रेरा और 9,50,000 आर येट टू रजिस्टर. अब ये 50,000 में भी शायद 10% ऐसे जो एकदम ऑर्गेनाइज है, कि जिसके ऑफिस है, स्टाफ है, टेक्नोलॉजी है. बाकी के 90% अगेन ट्रेडिशनल ब्रोकर्स है, जो जिनको जितना आता है वो हिसाब से काम करते हैं. और ये जो 9.5 लाख है उसमें 90% अगेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है सब. सो आपने जब इंडिया हाउस में काम किया, जेएलएल में काम किया, एनआरओक में काम किया, तो पहले का जो परसेप्शन और आपने एक्चुअल काम किया, और आज आप देख रहे हैं कि व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस इंडस्ट्री एंड द ब्रोकर पर से?
विनोद जी, ब्रोकर से मुश्किल काम कोई नहीं है। देखो, मैं बोल सकता हूं ये क्योंकि मैंने ऑटो लोन किया है, मैंने होम लोन किया है, मैंने क्रेडिट कार्ड किया है, मैंने ब्रांच बैंकिंग की है, मैंने वेल्थ मैनेजमेंट की है, मैंने रियल एस्टेट के अंदर सारी चीजें की हैं। ब्रोकर से मुश्किल काम मेरे को एहसास ही नहीं था कि ब्रोकर करता क्या है। मुझे लगता था ब्रोकर की, मेरे को एहसास ही नहीं था कि ब्रोकर क्या करता है, और उसके पीछे काफी रीजन है। बिकॉज हम लोगों ने ब्रोकर की कभी इज्जत की नहीं, क्योंकि हमें लगता था कि जो कुछ नहीं करता है वो ब्रोकर बन जाता है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट जब मैं ब्रोकर बना, एक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर, JLL, एनारॉक, ये जब बड़े बड़े नाम जो मर्जी ले लो, आई रियलाइज कि ये ऐसा थैंकलेस काम है। 24/7 आप लगे रहते हो। आप दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन हो, जिसके अंदर आप लोगों को घर दे रहे हो, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की हेल्प कर रहे हो, और डिस्पाइट दैट आपकी इज्जत नहीं है, आपका सैटरडे नहीं है, आपका संडे नहीं है, आपकी कोई फैमिली लाइफ नहीं है। फिर आप घर बेच रहे हो, तो जिसका घर बेच रहे हो वो आपको पैसे नहीं दे रहा है। तो पहले आपने पैसा खर्चा आदमी रखा, फिर आपने पैसा खर्चा लीड जनरेट की, फिर आपने पेट्रोल पे पैसा खर्चा, 10 घर दिखाए, उसके बाद जाकर किसी की सास ने बोल दिया ये घर का वास्तु अच्छा नहीं है, किसी के पिताजी ने बोल दिया ये घर दूर है, किसी की वाइफ ने बोल दिया ये 10th फ्लोर पर है, और जाकर आपने एक घर बेचा। एंड में जब घर बेचा, तो जब आप अपनी इनवॉइस रेज करने गए, या तो घर कैंसिल हो गया इनवॉइस करने से पहले, और या फिर जब आपने इनवॉइस रेज की तो आपको पैसा नहीं मिला। तो 2012 से लेकर मैं ये जर्नी देख रहा हूं। मेरे हिसाब से द टफेस्ट जॉब ऑन अर्थ इज टू बी अ रियल एस्टेट ब्रोकर। एंड मैंने ये एक बीड़ा उठाया है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द कॉर्पोरेट साइड, और मैंने ब्रोकर के साथ भी काम किया है, फंडिंग के साथ भी काम किया, और आज मैं एक लीडिंग इंडिया के टॉप 10-20 डेवलपर्स में के साथ काम कर रहा हूं। I want to ensure and improve the perception of a broker and tell people that look, times have changed and broker is very inherent part. Broker is like आपकी रोटी है, आप सब्जी खा लो, दाल खा लो, बट एक रोटी तो खानी ही पड़ती है पेट को भरने के लिए, और घर लेने के लिए broker has a very big role to play. Very good. And my respect for the broker community is far higher than it is for the finance community or the developer community, and I'm saying this on record. वाह, क्या बात है, थैंक यू। आई थिंक हमने जब ये एरिया ग्रुप बनाया था सर 1997 में, एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स इन बोरीवली, सो दैट टाइम द पर्पस वाज दैट ओनली टू हेल्प ब्रोकर टू एजुकेट देमसेल्फ, अपने आप को ऊपर लेके आओ कि समाज आपकी रिस्पेक्ट करे। एंड बिलीव मी, वहाँ से लेके फिर 2008 में NIR इंडिया के साथ जुड़े। आज NIR इंडिया की 14वीं कन्वेंशन होने जा रहे हैं आपके बेंगलोर में सर, इन द मार्च 2022। आई थिंक आई इनवाइट यू टू बी पार्ट ऑफ दैट कन्वेंशन, एंड यू विल सी यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड 2017 कन्वेंशन, सो यू नो कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये जो रिस्पेक्ट है ब्रोकर के प्रोफेशन की, उसको एक अलग लेवल पे ऑलरेडी लेके गए। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमने रेरा को सामने से जाके बोला था कि भाई आप हमको अंदर लो, यू नो, कोई डरता है रेरा से, लेकिन हमने कहा आप हमको अंदर लो, बिकॉज वी वांट रिकॉग्निशन इन द इंडस्ट्री कि वी आर प्रोफेशनल पीपल। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि जो रेरा की सेंट्रल कमिटी है, एडवाइजरी काउंसिल, जो 11 मेंबर की कमिटी है, उसमें वन ऑफ द मेंबर इज अवर NIR इंडियाज चेयरमैन मिस्टर रवि वर्मा। सो वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फ्रेटर्निटी. But I appreciate and thank you for your encouragement and support for our fraternity. सर, आपको लगता है कि जो रेरा आया 2016 में, that can be the game changer for our fraternity and the industry both? See, of course, देखिए विनोद जी, मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ रेगुलेटर के। सबसे पहले सेबी स्ट्रांग हुआ जब 1-2 स्कैम हुए, सेबी बिकेम द रेगुलेटर। पहले इंडिया में एक ही रेगुलेटर था, RBI, जो बैंक को रेगुलेट करता था।
फिर सेबी आया जिसने कैपिटल मार्केट को रेगुलेट किया, तो फिर IRDA आया जिसने इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट किया, क्योंकि आप इंश्योरेंस कंपनी में 1 लाख का इंश्योरेंस बेचते थे, इंश्योरेंस कंपनी 50,000 रुपया कमीशन देती थी उसके ऊपर। करेक्ट। फिर ट्राई आया जिसने टेलीकॉम को रेगुलेट किया। अब होता क्या है, रेगुलेटर का मतलब है कि वो कस्टमर को, वो होम बायर को रिप्रेजेंट करता है। रेगुलेटर इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होम बायर। रेरा के आने से डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग हुई है, बट आई थिंक रेरा नीड्स टू बी फार मोर, अभी टाइम भी नहीं हुआ है। Yes, sir. रेरा डेफिनेटली हेल्प करेगा, रेरा को एजाइल होना पड़ेगा, बट रेरा को 3 स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। रेरा को कस्टमर, ब्रोकर, डेवलपर, इसको एक 3 तरीके से देखना पड़ेगा। कस्टमर को ऊपर रखना पड़ेगा, विच इज द फ्रंट एंड, जो वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है। Yes, yes. बट उसको जो कस्टमर को सर्विस कर रहा है बैक एंड, वो है डेवलपर और ब्रोकर। करेक्ट। तो आई थिंक over a period of time RERA is going to become really important, but देखिए लॉ तो हर जगह होता है। Yes, yes. अब अमेरिका और इंडिया में फर्क क्या है कि लॉ तो सेम है, बट वहां पर इन्फोर्समेंट बहुत स्ट्रांग है लॉ की। यहाँ पर आदमी वो बर्गर खिला देता है और आदमी बोलता है चल यार तू मत, आज हेलमेट नहीं डाली है तो आगे निकल जा। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एज इफ आई एम अ रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर, सो देयर आर गाइडलाइन फॉर ब्रोकर्स आल्सो, करेक्ट, कि भाई आपको आपके विजिटिंग कार्ड के अंदर रेरा नंबर डालना है, आपको एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके अंदर रेरा नंबर आना चाहिए। सो वो जो सारी गाइडलाइन आपके जो एक है आपके प्रिविलेजेस है और एक आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो इफ ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीजियसली, so then only we can bring that change, but as you said correctly, अभी नया है, नया मतलब 4 साल हो गया है। और मैं एक दूसरी चीज ये भी बोलता हूँ सर लोगों को, कस्टमर को, कि कदई आप ये मत सोचना कि एक डेवलपर रेरा रजिस्टर है प्रोजेक्ट तो आप आंख बंद करके जाके उसमें पैसा डालेंगे और आप रात को सो जाएंगे कि भाई अभी कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट रेरा देख लेगी। आई थिंक वो मानना भी गलत है। आपको क्या लगता है? नहीं बिल्कुल, मैंने तभी आपको बोला, देखो जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, रेरा से पहले भी डेवलपर थे जो डिलीवर करते थे। यस, एब्सोल्युटली। रेरा से पहले भी ब्रोकर थे जिनकी बहुत इज्जत थी, और रेरा से पहले भी अच्छी चीजें होती थी। मैं बॉम्बे में था तो मुझे निरंजन भाई ने एक बार बोला कि यार अश्विंदर तुम्हारे नॉर्थ वालों के कारण हम लोग फंस गए हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट बहुत जगह पे सुना मैंने, क्योंकि वहां पे सर दिल्ली में ऐसा था ना कि नोएडा, सर दिल्ली में ऐसा था कि हम सुनते थे ब्रोकर को 20-20% ब्रोकरेज लेते थे वो, तो हम तो हैरान हो गए थे। मैं बोला ये कैसे हो सकता है, अगर जहाँ पे 20%, जैसे आपने कहा वो इंश्योरेंस में लाख रुपए का इंश्योरेंस और 50,000 कमीशन वाली बात हो गई, तो सस्टेन ही नहीं हो जाएगा कभी। हाँ, बट बिल्कुल रेरा, GST, डिमोनेटाइजेशन, कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज। देखिए विनोद जी, जो चीज पेन लेकर आती है वही चीज गेन लेकर आती है। Absolutely. बड़ा सिंपल है, इसने लोगों के काम करने का तरीका चेंज किया है। पीपल हैव नॉट इमीडिएटली एंजॉयड इट, बट मेरे हिसाब से फाइनली आप देखेंगे कि अब जो इन्फोर्समेंट आने वाली है, एंड द नेक्स्ट 10 years इन इंडिया आर गोइंग टू बी सो डिफाइनिंग के रेरा विल बिकम द मोस्ट लव्ड थिंग, चाहे वो ब्रोकर है, कस्टमर है या डेवलपर है। I think at least RERA have now given the direction to the industry. Yes, so sir. At least we know where we are going. And secondly, अभी recently RERA ने ये भी अनाउंस किया है कि अभी तक जितने ब्रोकर्स को उन्होंने रजिस्टर किया है, बिकॉज बाकी सारे जो भी इंडस्ट्री आपने गिना है, चाहे टेलीकॉम हो या इंश्योरेंस हो या फाइनेंशियल हो, वहाँ पे एक मिनिमम वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिमम उनका एजुकेशन लगता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगता है। So RERA has also identified few SRO special organization जो है, जिसमें NIR India is one of the organization, and they have said you design a basic training program which RERA will enforce now, कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया उनका भी रिन्यूअल आएगा 2020 में 5 साल के बाद। So they will have to compulsory go through that training and उसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका रिन्यूअल आएगा, और नए लोग जो भी रजिस्टर करेंगे उनको बेसिक ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाएगी। सो आई थिंक दिस चेंजेस आर ऑन द वे।
which will definitely make a difference for our industry. दोस्तों, मेरा अश्विंदर जी से मुलाकात 2015 में हुआ था, जब हम मिले थे डायस पे, एक साथ में थे ब्रोकर की जो ब्रोकर्स डे के ऊपर इन मुंबई, और वहां से कनेक्शन अच्छा रहा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक जिंदा दिली होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, तो वहां से हम जुड़े रहे. और बीच में मैंने देखा कि ही हैज कम आउट विद अ वंडरफुल बुक. लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अंदर की जर्नी की है, बिकॉज यू आर फोर्स्ड टू लुक विद इन यू. एंड और एक बात उनकी तरफ से भी आई कि ही हैज रिटन वन बुक ऑन रियल एस्टेट. आप समझ सकते हैं कि इतना सारा वेरिड ऑफ एक्सपीरियंस एक ही इंसान के अंदर रियल एस्टेट के बारे में, और जब वो उसको किताब के रूप में लेके आए तो कितना बड़ा योगदान होगा उनका. आई हैव रेड दिस बुक, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू. रिसेंटली इट इज पब्लिश्ड, और अभी तक कुछ 5000 के ऊपर कॉपी बिक गई है. और सबसे अच्छी चीज ये है कि उन्होंने रेसिडेंशियल, जो उनका कोर कॉम्पिटेंस है, उसके ऊपर काफी बड़ी बुक किताब है. और मैंने जिस दिन फेसबुक पे देखा उसी दिन ऑर्डर करके मंगा ली थी. और पाजी, मैंने बहुत सारी चीज पढ़ी इसके अंदर, बहुत इंफॉर्मेटिव है. हर एक बंदा जो रियल एस्टेट में है उनको ये किताब अपने पास रखनी चाहिए. ये आपको कभी भी रेफरेंस बुक जैसी है, चाहे वो डेवलपर हो, कस्टमर को फ्लैट कैसे खरीदना है, ब्रोकर के लिए इन्होंने पूरे 5-6 चैप्टर रखे. आई जस्ट यस्टरडे मैंने सारे चैप्टर पढ़ लिए बाजी. पूरा रोल ऑफ बैंक्स, ब्रोकर. और बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी आपकी सर, आपने जो ब्रोकर को आइडेंटिफाई किया है, वो बहुत अच्छी तरह से आपने ब्रोकर कैसा होना चाहिए. यहाँ है रिकमेंडेड मार्केटिंग अप्रोचेस फॉर अ ब्रोकर. और बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एट द कोर ऑफ हाउ यू डू योर बिजनेस एंड हाउ योर बिजनेस मॉडल इटसेल्फ इवॉल्व्स. ब्रोकर के सारे चैप्टर है इसके अंदर. आपको प्रॉपर्टी लिस्टिंग कैसे करनी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, देन स्किल रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल ब्रोकर. बहुत अच्छा एक कोट है, इन अ क्राउडेड मार्केट प्लेस फिटिंग इन इज अ फेलियर. इन अ बिजी मार्केट प्लेस नॉट स्टैंडिंग आउट इज द सेम एज बीइंग इनविजिबल. सो आई थिंक आपको सक्सेसफुल ब्रोकर बनने के लिए उन्होंने सारे तकरीबन 5-6 चैप्टर है. आई हैव रेड इट. इट इज वेरी वेरी एनकरेजिंग एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू सर. एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस बुक and giving recognition due to the real estate broker in our industry. I also want to acknowledge the editor Mr. Vinod Bahel. उनके एडिटिंग में से एक बात मैं बताना चाहता हूँ सर, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ. हाँ, लीजिए बिल्कुल. Vinod Bahel was also earlier chief editor of Realty Plus. We had a good interaction in between. So उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि the book is equally useful for broker. Today the days of vanilla buying and selling are over. Following massive technology disruption, brokers are increasingly taking to tech tools like 3D walkthroughs, virtual reality, augmented reality, digital marketing, enabling them with instant and wider reach. This during the pandemic came as the most important business continuity tool for them. I think what a book, sir. Thank you for this contribution, for the entire industry. It is online. You can buy it from the Amazon. But पाजी, कैसे ध्यान में आया आपके? it's a great thing, to share your personal knowledge with the fraternity. Tell us about it. विनोद जी, I would have been 1 लाख घर मैंने बिकते हुए देखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओवर द लास्ट 7-8 years. तो मैंने देखा कि एक तो लोग एप्रिशिएट ही नहीं करते. एक तो होम बायर जो है उसके पास कुछ नहीं है, होम बायर के पास रेफरेंस के लिए कुछ नहीं है. और मैंने देखा कि होम बायर इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन, स्पेशली बड़ी मार्केट्स के अंदर कम, छोटी मार्केट्स के अंदर ज्यादा. और एक हमने सर्वे किया था इस बुक के अंदर, तो हमें ये भी पता चला कि 70% जो पहला होम बायर है वो कोई ना कोई गलती कर देता है घर खरीदने वक्त. वेरी ट्रू. या उसको प्राइस डिस्कवरी में प्रॉब्लम होती है, या लोकेशन डिस्कवरी में प्रॉब्लम होती है, या डिजाइन नहीं समझ आता,
या वो समझ नहीं पाता है कि किस लोकेशन में लूं, कितने का लूं, पेमेंट प्लान क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो पेमेंट प्लान, मेरा होम लोन कितना होना चाहिए, ईएमआई कितनी होनी चाहिए। मैंने बोला यार ये एक चीज है जो बहुत जरूरी है, और मैं नोट्स लिखता रहता था कि ये चीज कहीं ना कहीं, और आई वाज सरप्राइज, 5.5 करोड़ एम्प्लॉय करता है रियल एस्टेट सेक्टर। 10 साल में $1 ट्रिलियन हो जाएगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में। मतलब रियल एस्टेट का रोल विल बी 20% इन इंडियाज इकोनॉमी। और हमारे पास एक भी किताब नहीं है जिसको कोई रेफर कर सके, खास करके कोई स्टूडेंट रेफर कर सके, होम बायर रेफर कर सके, एक अपकमिंग ब्रोकर रेफर कर सके। एक होम बायर का था। दूसरा था, लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि ब्रोकर क्या है, बिकॉज रियल एस्टेट के अंदर आप ब्रोकर को बाहर नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज इट इज अ वेरी माइक्रो मार्केट सब्जेक्ट, इट इज अ नेबरहुड सब्जेक्ट। जिस तरह से बॉम्बे को आप देखते हैं विनोद जी, मैं अगर पीएचडी भी कर लूं बॉम्बे के ऊपर, मैं तब भी नहीं देख सकता हूं, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहा ही नहीं इतने साल। करेक्ट। फिर बॉम्बे के अंदर जिस तरह से कोई आदमी बैंड्रा को देखता है जो बैंड्रा में रह रहा है, और जो आदमी जुहू में है वो बैंड्रा को भी नहीं देख सकता उस तरीके। सो ब्रोकर तो बाहर निकल नहीं सकता है, बट ब्रोकर को अब अपने आप को चेंज करना, रीडिजाइन करना, तो उसके पास भी कुछ रेफरेंस के लिए नहीं था। तीसरा, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, जो छोटे डेवलपर हैं, उनके पास भी कुछ रेफरेंस को नहीं था कि भाई डिजाइन क्या होता है। उनको यही नहीं समझ आती थी कि 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर अच्छा डिजाइन किया हो, वो 1200 स्क्वायर फीट के बुरे डिजाइन घर से खराब है, अच्छा है। तो वो लगता था कि यार ये 1200 स्क्वायर फीट है, ये 1000 स्क्वायर फीट है, तो मैं 1200 स्क्वायर फीट लेता हूँ। बट उनको ये नहीं समझ आई कि 1000 स्क्वायर फीट वाले का जो डिजाइन है, और उसके अंदर एक बे विंडो बना दी है, जो बंबई में कितनी बे विंडोज होती है, खिड़की के ऊपर ही वो गद्दा बिछा के बैठ जाते हैं, मानसून के अंदर चाय और भज्जी खाते हैं, वो एक तरह से एक आधा कमरा बन जाता है। वो डिजाइन ही था पुराने जमाने में, और उस डिजाइन ने पूरा बंबई चला दिया। बिकॉज रेफरेंस के लिए कुछ नहीं था, तो ये करते 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 5-6 साल लगे विनोद जी मुझे, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये बस किताब बाहर आ गई। नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है सर। आई एम श्योर काफी इट कैन बी गुड, एक मेंटोरिंग जैसा है कि आप अपने आसपास रखो इसको। कभी भी कोई छोटी मोटी चीज अगर आपने बीच में रोज 2-2, 3-3 पेज भी आपने ले लिए ना, तो इट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आपने ब्रोकर को बहुत सही स्पेस दी है सर, उसका ड्यू रिकॉग्निशन दिया है इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं ऐसा मानता हूँ आज भी कि वैल्यूएशन जो है वो बहुत बढ़ गई रियल एस्टेट की। जो 30 साल पहले रियल एस्टेट वाज अ वेरी वेरी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, वो हर एक लोकेशन में अपने अपने हिसाब से काम होता था। अभी एक डेवलपर पूरे इंडिया में काम कर सकता है, अभी तो फॉरेन की कंपनी यहाँ पे आके काम करेंगी। तो जो स्केल है इंडस्ट्री का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यू नीड मोर ब्रोकर्स एक्चुअली। आप एक साथ में बहुत फास्ट काम करने की टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास कि आप पास 250 एकड़ की टाउनशिप बना रहे। तो पहले ऐसा नहीं था कि सेल जो है वो लास्ट में आता था। सेल कभी डेवलपर को टेंशन ही नहीं थी सर, वो अपने आप बिक जाता था। यस। अभी उल्टा हो गया है कि अगर आप 1000 फ्लैट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैं 1000 सेल्स कौन से स्टेज पे बेच पा रहा हूँ। बिल्कुल। फिर वहां से आपकी रिवर्स कैलकुलेशन होती है, आपका कैश फ्लो किधर भी मार नहीं खाए। अब वो करने के लिए ब्रोकर इज द चीपेस्ट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आप मार्केटिंग कॉस्ट जो है, एक ब्रोकर, मेरा ऐसा मानना है सर कि 20 फ्लैट कोई एक प्रोजेक्ट में 20 क्लाइंट को लेके जाता है, तभी जाके मुश्किल से एक ट्रांजेक्शन होती है। तो फॉर डेवलपर वो आदमी बिना पैसे लिए, आपका ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, आपके वहां 20 क्लाइंट को लेके आ रहा है, जिसको हम लीड बोलते हैं, एंड ही इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग। जिस दिन ट्रांजेक्शन होता है उस दिन उसको ब्रोकरेज मिलती है। तो डेवलपर के लिए तो एक एक्सटेंडेड आर्म ही है समझो सर। इसके साथ एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं ब्रोकर की पाठशाला के जरिए इसको इनिशिएट करना चाहता हूं। आप जैसे लोग इसमें हमको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। एक नया फंडा निकला है nobroker.com, और मुझे काफी लोगों के, जब से ब्रोकर की पाठशाला शुरू की है, काफी ब्रोकर्स के फोन भी आते हैं, उनके मैसेजेस भी आते हैं कि ये जो कंपनी है वो ब्रोकर के बारे में बहुत गंदा लिखती है, मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी। वो एक जुने जमाने में कहा जाता था कि इंसान को आगे निकलना है तो 2 तरीके हैं, कि ये 2 लाइन है समझो,
आपको किसी से ऊपर होना है तो या तो दूसरे को काट दो और आप पुश मत करो, तो आप ऊपर हो गए, और आप दूसरे को इग्नोर करो, अपने आप को बढ़ाओ, यू नो। सो ये nobroker.com काटने की कोशिश कर रहा है जो फ्रेटर्निटी है, बट उनको पता नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। मेरी साइट के ऊपर कल एक इंसिडेंस हो गया सर, एक्चुअल इंसिडेंस इसलिए शेयर करता हूँ कि एक नो ब्रोकर कंपनी का बंदा आया विदाउट विजिटिंग कार्ड, और उसने आके मेरे सेल्स में, मेरा नेफ्यू बैठता था, उसको बोला हमारे पास क्लाइंट है, हमको डिटेल दीजिए आप। तो उसने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो बोले nobroker.com से। मेरी सारी मार्केटिंग साइट्स के ऊपर सर नो ब्रोकर इज नॉट अलाउड। हमारे कोई भी साइट्स के प्रोजेक्ट के डिटेल हम उनकी वेबसाइट पे ऊपर चढ़ाने नहीं देते, स्ट्रिक्टली वी डोंट वांट टू वर्क विद देम, बिकॉज आप खुद बोलते हैं नो ब्रोकर, तो आप ब्रोकरेज मांगने क्यों आ जाते हो फिर? तो आप तो पब्लिक को कुछ और बता रहे हो और आप खुद ब्रोकरेज बिजनेस करते हो। आप में दम है तो फिर अपना खुद का अच्छा पॉजिटिव नाम लेके आइए, हमारे साथ बैठ के बिजनेस करिए। ये तो बहुत बड़ा समंदर है। और हमने ब्रोकर की पाठशाला इसके लिए की सर कि जो इंसान ब्रोकर का बिजनेस करना चाहते हैं और उनको कुछ सीखना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बट पॉजिटिव वे से आगे बढ़ना चाहिए। सो ये इसके लिए हम NAR इंडिया और सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्रेडाई नारायण को, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। हमने रेरा में भी इसके बारे में कंप्लेन की है कि दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। हमने कोई इंडस्ट्री में आपने कोई नो चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो डॉक्टर, नो वकील, ऐसा कोई वेबसाइट देखा है क्या सर? तो आपको क्या लगता है सर, क्यों ऐसे लोग आते हैं हमारे इंडस्ट्री में? सी देखिए, दो चीजें हैं। एक तो इंडियन होम बायर या इंडियन मिडिल क्लास, कई बारी उनको ये नहीं समझ आती कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है। उनको गुड एक्सपेंस और बैड एक्सपेंस में समझ नहीं आता। वो ब्रोकर को 50,000 की दलाली या ब्रोकर या फीस जो मर्जी बोल लीजिए, उसको देने में वो पूरा नेगोशिएट करते हैं, बट वो एक 50 लाख का घर गलत खरीद सकते हैं और उसके अंदर वो 50 लाख को भी रिस्क पे डाल सकते हैं। So this needs lot of education where the broker fraternity, जो रोल है ब्रोकर फ्रेटर्निटी का, जो NAR जो आप कर रहे हैं इस समय, लोगों को बताने के लिए कि ये 50,000 जो है ये आपका पूरा हाउस सिलेक्शन, साइट विजिट, पूरा आपका रजिस्ट्रेशन तक ये आदमी आपके साथ रहेगा, आपको बताएगा। 10 साल से बॉम्बे के अंदर काम कर रहे हैं, बेंगलोर के अंदर काम कर रहे हैं, चंडीगढ़, इंदौर, सूरत, अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। तो ये 50,000 तो एक्चुअली इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल दैट यू नीड टू स्पेंड ऑन। आपने बहुत अच्छी बात आज मुझे सिखाई। आपने बोला अश्विंदर जी मुझे टारगेट बहुत नेगेटिव लगता है वर्ड। यस, इट शुड नॉट बी टारगेट, इट शुड बी गोल। एंड वो मतलब ऐसे छप गई है मेरे दिमाग में कि मुझे कभी ध्यान नहीं आया इस बात का। Similarly, whatever this no broker is trying to do, and no broker बोलने के बाद they are operating like a broker, जो आपने मुझे अभी ये बात बताई है, yes. I don't think ये long lasting चीजें होती हैं। because क्या होता है कि अगर आप नो ब्रोकर करके क्या बता रहे हैं कि आपने 1 करोड़ का घर बेचा जी, आपको 2% की जगह आप 2 लाख रुपया नहीं लेंगे। अगर आप पहली बात तो 2 लाख रुपया ले ही रहे हैं। दूसरी बात, आज की डेट में सर पीपल लुक फॉर कन्वीनियंस, पीपल ओनली लुक फॉर कन्वीनियंस। इसीलिए टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी हमें कन्वीनियंस देती है। सो आई थिंक दीज पीपल हुएवर इट इज, जो नेगेटिविटी के साथ आगे चलते हैं, इनको क्या है कि इन्वायरमेंट ही हेल्प नहीं करता, इनको एक इकोसिस्टम ही हेल्प नहीं करेगा। बिकॉज जो आदमी रेफरेंसेस के ऊपर नहीं बढ़ सकता बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस कभी नहीं बढ़ सकता। So I think NAR is picking it up in the right way, and if you are saying you are no broker and you are charging commission, then you have no right to say you are no broker. So this is like a, वो बोलते हैं ना, वैल्यूएशन गेम है और डेटा माइनिंग है। और आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो सारे डेवलपर के प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, तो जो कस्टमर आता है उनके पास उसका डेटा डेवलपर के पास जाता है और वो टैगिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको कमीशन चाहिए। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद क्रेडाई एंड जितने भी अच्छे डेवलपर है, जैसे आपकी कंपनी है, कि भाई वी वांट यू नॉट टू प्रमोट नो ब्रोकर, अगर आप मत दो उसको ब्रोकरेज, आपके पास आता है तो अगर वो बोलता है कि नो ब्रोकर,
आपको बिजनेस करना है अच्छे पॉजिटिव तरीके से, तो हम ये नहीं देखें, हम किसी को काट के बड़ा नहीं बनना है, हम अपने आप को एजुकेशन देके अच्छी तरह से काम करके हमको आगे जाना है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने साल से है, सो एंड देयर आर लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ब्रोकर्स फ्रॉम ऑल द फ्रेटर्निटी इन रियल एस्टेट। सो सर, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपने इतने सारे जगह पे काम किया, आप इतने सारे लोगों को मिले, आप हमारे ब्रोकर्स को गाइड करिए कि एक अच्छा सक्सेसफुल ब्रोकर, आपका वैल्यू बढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए ब्रोकर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, ये आप बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे विनोद जी, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं इस समय। नहीं सर, आपने जो इंटरेक्शन इतने सारे लोगों से किया है, और अभी आप जहाँ पे बैठे हैं भारतीय सिटी में, आई थिंक यू मस्ट बी इंटरेक्टिंग विथ एटलीस्ट 200-300 ब्रोकर्स एवरी वीक। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा कि एक ब्रोकर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए, मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर एक ब्रोकर ये सीख ले, तो आई थिंक आई विल बी सक्सेसफुल इन व्हाट। मेरे लिए सबसे पहले तो ब्रोकर में सनी को बोला। Kannuttu kayaknya link deh. Yes, it is connected. Connection problem. म्यूट कर रहा हूँ। Nice. Friends, please bear with us. There was some connection problem with our guest speaker. He is just joining us back. I hope you are enjoying the conversation. Please do write your questions in question answer chat box. And I thank each one of you for being there on this Silver Jubilee celebration function. I have seen many speakers, past speakers are there. Amol Simpiji, I have seen his name. So thank you all for being there. It's a wonderful session today, and our speaker is sharing amazing knowledge with all of us. Yes, sir. Unmute कीजिए, sir. Sorry. Absolutely no problem, sir. Absolutely no problem. Yeah. So you are talking about some important thing about broker. Yeah. Important thing एक ब्रोकर के लिए है सर, एनर्जी लेवल। Correct. अगर वो हताश हो जाएगा जल्दी, तो वो अच्छा ब्रोकर नहीं बन सकता, नंबर 1। True. बिकॉज अगर एनर्जी रहेगी तो वो सक्सेसफुल होगा 100%। नंबर 2, उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिज्ञासु आदमी चाहिए हमें। Yes. हमें आदमी ऐसा चाहिए जो क्यूरियस हो, और वो कस्टमर को ऐसा पर्सपेक्टिव दे सके घर के बारे में कि वो कस्टमर बोले, यार ये तो इस आदमी ने मेरे सारे प्रॉब्लम का हल बता दिया। क्योंकि उसको समझ आ जाना चाहिए कि कस्टमर को 2 बेडरूम कांदीवली में स्टेशन के पास क्यों चाहिए। वाह। तीसरी चीज, उसका जो माइंडसेट है वो गुजराती और पंजाबी का मिक्स चाहिए।
उसमें वो बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडिया के अंदर मुझे लगता है 2 स्टेट जो हैं जो जबरदस्त काम करती हैं एज पार्टनर, एक थोड़ी जिगरा चाहिए और दूसरी तरफ P&L मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. सो यू नीड टू हैव कॉस्ट मैनेजमेंट, बट कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप स्टिंजी हो जाओ. तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर खर्चा करना है और कहां पर नहीं करना है. अब क्या होता है, ब्रोकर कई बार खर्चा वहां करते हैं जहां नहीं करना चाहिए. वेरी गुड. तो और टेक्नोलॉजी से घबराना नहीं है. देखो क्या होता है कि उनको क्या है कि जो ब्रोकर 45 ऊपर के हैं, उनके सामने आप इंस्टाग्राम रख दो तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं. सो उनको एक बच्चे की तरह क्यूरियस रहना है और टेक्नोलॉजी, कॉस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है. ना टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना कॉस्ट को बहुत ज्यादा देनी है, ना P&L को देनी. तीनों को साथ लेकर चलना है. एक्सीलेंट. देन यू आर बैलेंस्ड. और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिवनेस बहुत हाई चाहिए. कस्टमर का फोन सुबह 7 बजे आए, कस्टमर का फोन रात को 10 बजे आए, कस्टमर आपको गाली निकाले ना निकाले, अनलेस एंड अनटिल कस्टमर इज रियली बीइंग रॉन्ग. आपका टेक्नोलॉजी सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होना चाहिए, अदरवाइज हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए. आपका टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मिस्ड कॉल चले गई तो कस्टमर को SMS चले जाना चाहिए, वी हैव रिसीव्ड योर कॉल, वी विल कॉल यू बैक. परफेक्ट. आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आपके मिस्ड कॉल है, आप सुबह आए, सिस्टम खोला, मिस्ड कॉल देखी, आपने फोन कर लिया. टेक्नोलॉजी कस्टमर को खुश करने के लिए बनानी है, टेक्नोलॉजी प्राइवेट इक्विटी को खुश करने के लिए नहीं बनानी है. वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे. तो ये 3-4 चीजें, सिर्फ यही 3-4 चीजें चाहिए. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. आई थिंक यू मेड इट सो सिंपल एंड लोगों को बराबर समझ में आ गया होगा कि कौन सी क्वालिटी हमें होनी चाहिए. सर फाइनली अभी आप जहां पे है, तो लेट मी हैव दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल अवर ब्रोकर्स अक्रॉस द कंट्री कि ये अभी क्या कर रहे हैं आप बैंगलोर में, जो भारतीय सिटी है, आपका रोल क्या है, और उसके बारे में कुछ बताए ताकि अपॉर्चुनिटी हमारे सारे ब्रोकर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी मिले. मैं भारतीय ग्रुप के लिए काम करता हूं. उनकी कंपनी का नाम भारतीय अर्बन है, विनोद जी. ये इंडिया के लार्जेस्ट लेदर एक्सपोर्टर हैं. इंडिया के नहीं, अब ये लार्जेस्ट वर्ल्ड के लेदर एक्सपोर्टर है फैशन के अंदर. तो ये जितनी भी जो गुच्ची, अरमानी, बॉस, कोच, जितनी भी ये कंपनीज हैं, ये इनके लिए लेदर गारमेंट्स बनाते हैं इंडिया में और एक्सपोर्ट करते हैं. ये पिछले 40-50 साल से मिस्टर स्नेहदीप अग्रवाल है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, अमृतसर से हैं, और इन्होंने बिजनेस शुरू किया. गुड़गांव में इनका ऑफिस है और इनकी 6 टैनरीज है इंडिया के अंदर. तो ये लेदर गारमेंट के अंदर थे. इन्होंने करते 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 बैंगलोर के अंदर इनको लगा कि लेदर गारमेंट इतना कुछ बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं ग्रो होगा. तो इन्होंने कुछ 150 एकड़ के करीब जमीन है जो अक्वायर की 2002 से लेकर 2005-06 तक, बिकॉज इनकी जो टैनरी थी सारी साउथ में थी, चेन्नई के अंदर, और इनको ये भी लगा कि यहाँ पर काम करना थोड़ा आसान है. सो ही इज अ विजनरी. सो ये कुछ 150 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारा ब्रांड है निकू होम्स, जो 5000 घर बिक चुके हैं, बन चुके हैं. ये निकू होम फेज 1 बन चुका है, फेज 2 अभी हैंड ओवर हो रहा है. हमारी कलेक्शन है 98% पे. वाह. तो कस्टमर का फोकस बहुत बड़ा है. अभी यहाँ पर स्कूल आ गया है, इंटरनेशनल स्कूल जिसको चमन भारतीय बोलते हैं, जो टॉप 10 इमर्जिंग स्कूल्स के अंदर है. 3 मिलियन ऑफिस स्पेस आ चुकी है, जहां पर IBM और इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े नाम काम कर रहे हैं. लीला होटल सितंबर में खुल रहा है. बैंगलोर के अंदर दूसरा लीला होटल जो खुल रहा है वो सितंबर में खुल रहा है. लीला जो पैलेस बैंगलोर के अंदर है, इट इज द नंबर 1 होटल ऑफ बैंगलोर. इसके साथ हमारे को 200 लीला रेसिडेंसेस आ रहे हैं, जो लीला होटल ने पहली बार ब्रांडेड रेसिडेंसेस किए हैं. करेक्ट. और सितंबर में ही मॉल ऑफ बेंगलुरु खुल रहा है भारतीय सिटी के अंदर, जो लार्जेस्ट मॉल है नॉर्थ बैंगलोर के अंदर. और अभी
अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर रीसेंट और लॉन्च आने वाला है, बट अब 18 से 20 मिलियन बन जाएगा 1-2 साल के अंदर। तो इसके बाद अब हम लोग भारतीय सिटी के बाहर निकलेंगे और अभी बैंगलोर में ही रहेंगे और रेजिडेंशियल, कमर्शियल, होटल ये सब करेंगे। बट द गुड पार्ट इज एवरीथिंग इज बीइंग डन इन अ मैनर सो दैट एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, फिर दूसरा शुरू हो, दूसरा कंप्लीट हो, तीसरा शुरू हो। एंड फॉर अ पर्सन जिन्होंने रियल एस्टेट के बैकग्राउंड में से नहीं थे और दूसरे शहर में जाकर इनका काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। एक्चुअली बैंगलोर की एक बड़ी खासियत है विनोद जी, आप कभी आएंगे तो मैं आपको 2-3 बड़े डेवलपर से भी मिलवाऊंगा। यहाँ पर मैंने कभी भी एक डेवलपर को दूसरे डेवलपर की बुराई करते नहीं सुना। नहीं, इट्स द कल्चर ऑफ बैंगलोर इज कंप्लीटली डिफरेंट। दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। और आप बिकॉज आई हैव सीन फ्यू प्रोजेक्ट्स, ब्रिगेड के देखे मैंने, पुरनकरा देखे, प्रेस्टीज, उनकी पूरी एक आइडेंटिटी अलग है। जैसे टाटा की मोटर ले लो, मारुति की मोटर ले लो, वो दोनों की वो बोलते हैं ना कोर कॉम्पिटेंस अलग है। तो दैट्स अ ग्रेट। हाँ, तो मैं आई एम द सीईओ सर ऑफ द रेजिडेंशियल बिजनेस। एक्सीलेंट। अभी मैं सीख रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। हेलो, हाँ ठीक है, अभी ठीक है सर, बीच में थोड़ा आवाज गया। हाँ ठीक है या ग्रेट सर। तो अभी वहां पे आपकी भारतीय सिटी में कुछ इन्वेंट्री बची है कि एवरीथिंग इज सोल्ड आउट? एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। अभी नई इन्वेंट्री अगले 15-20 दिन तक निकालेंगे हम। अभी 5000 हाउसेस सोल्ड आउट। वेरी गुड। एंड गॉड इज काइंड, काफी बढ़िया है। और ये जो मॉल जो है, मॉल ऑफ बेंगलुरु, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली रेंटेड आउट है कि उसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी कोई अगर ब्रोकर हमारे कमर्शियल नहीं बिल्कुल है। देखिए 70% रेंटेड आउट है। स्टारबक्स एंड लाइफस्टाइल, विल्स लाइफस्टाइल, काफी बड़े बड़े ब्रांड आ चुके हैं। बट अभी भी आई थिंक 20-25% होगा जो अपॉर्चुनिटी है। मैं आपके पास सारी डिटेल भेजूंगा। मेरे को एक चीज ये लगती है विनोद जी, जो आपके जैसे लीडिंग ब्रोकर हैं, खास करके बॉम्बे के, बैंगलोर बहुत सिमिलर मार्केट है, कलेक्शन बहुत आसान है। 1 महीने से ज्यादा आप भारतीय सिटी की खासियत क्या है, अगर आप किसी भी ब्रोकर से बात करेंगे, वो बोलेंगे दिस इज द बेस्ट डेवलपर टू वर्क फॉर, बिकॉज हमारी पेमेंट कभी भी डिले नहीं हुई। और मैं आपको बताऊं विनोद जी, बॉम्बे के ब्रोकर्स को अगर कभी एक्सपैंड करना हो आउटसाइड मुंबई, वैसे तो मुंबई पूरा सागर है, बट कभी जैसे सनी को एक्सपैंड करना हो तो बैंगलोर आएगा तो मैं उसको पूरा सपोर्ट करूंगा। आपके बॉम्बे के ब्रोकर्स को बहुत सपोर्ट करेंगे हम। मैं पूर्वांचल ब्रिगेड, हम मिलकर देखेंगे कि आप लोग यहाँ पर अच्छा काम कर सके। ग्रेट सर। सो ऑल माय फेलो ब्रोकर्स हु आर लिसनिंग, you have all have equal opportunity, at Bhartiya City. You can log on to their website and connect with them. If you are doing commercial, they still have few inventories. Everybody can work on it. So thank you अश्विंदर जी। पाजी बहुत मजा आया, मतलब पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त निकल गया। इतने आप दिलदार आदमी हैं, खुले दिल से बात किया आपने। दोस्तों, आपने अश्विंदर जी का पूरा प्रोफेशनल करियर देख लिया कि प्रोफेशनली उनके एक्सेलेंस क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। भाई हम लास्ट जो सेगमेंट है ना, वो ऐसा रखते हैं कि जिसके आंसर से लोगों को एज ए ह्यूमन बीइंग, आप इंसान कैसे वो पता चलता है, वो सब आंसर ऐसे आएंगे उसके हिसाब से, और बाद में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। पाजी ये सब वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के, वो रैपिड फायर जिसको बोलते हैं हम लोग बॉलीवुड में। आपके लिए सक्सेस का मायना क्या है? और उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना रहेगा जो पूछता हूं कि आपने इतने सारे रियल एस्टेट में नजदीक से काम किया, इतनी बड़ी कंपनी में, आपको कभी ये नहीं हुआ कि मैं खुद अपनी रियल एस्टेट की कंपनी खोलूं? मेरे को कई बार हुआ, बट मेरे में इतनी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। मैं ना रिलक्टेंट एंटरप्रेन्योर हूं विनोद जी। बट मुझे लगता है कि आप जैसे दोस्तों के साथ रहकर, आई डोंट थिंक व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू बिकम अ रियल कंसल्टेंट, स्ट्रेटजी कंसल्टेंट इन रियल एस्टेट इन टाइम्स टू कम। बट आई वांट टू डिफाइन के वो स्ट्रेटजी कंसल्टेंसी क्या होगी। काफी दिल करता है कि अपना कुछ करें,
बट जब मैं वो करूंगा, मैं वो पैसे के लिए कम और वैल्यू एडिशन के लिए ज्यादा करूंगा ड्यूरिंग द फैग एंड ऑफ माय करियर. Great, sir. But I must appreciate, sir. A person like you is acknowledging that, for you to become an entrepreneur is bit, different. I think that's Becoming an entrepreneur is very tough. That is why I'm saying. But that speaks about your humility and the person you are from within. I must admire and appreciate for your answer for that. So, what does success mean to you? Success means a good night's sleep. वाह, क्या बात है सर. अभी तक मैंने यू आर द 25th स्पीकर ऑन दिस सेशन. आई थिंक इससे अच्छा मैंने जवाब सक्सेस के बारे में किसी से नहीं सुना मेरे लाइफ में, कि सक्सेस मीन गुड नाइट. मतलब आ गया सब. आप इसको अपने तरीके से जो बांधना है बांध लो. मतलब अमेजिंग सर. व्हाट डज मनी मीन्स टू यू? पैसा आपके लिए क्या है? मनी इज एन एटीट्यूड. मनी, आपके पास 100 रुपया हो, आपको लग सकता है ज्यादा है. आपके पास 100 करोड़ हो, आपको लग सकता है कम है. क्या बात है सर. सर आपने तो किताब लिख डाली अभी, बट विच इज योर फेवरेट बुक? आई एम श्योर यू मस्ट बी अ गुड रीडर. Actually, Vinodji, I read lot of books. I have started reading lot of books in the last 5 to 10 years. And मेरे घर में सारे लोग बहुत किताबें पढ़ते थे. My favorite book, if you ask me, is How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. क्या बात है सर. हमारा कुछ तो कनेक्शन है. When I was working in 86 at the site, the first book I read in my life and which was gifted by my boss then was the same book, Dale Carnegie. और अभी भी मेरे पास वो कॉपी पड़ी है, और वो बुक कम से कम मैंने 20 बार पढ़ी सर. बस. आई थिंक उससे अच्छी किताब मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी. अगर कोई बंदा उसमें जो लिखा है वो कर ले अपनी लाइफ में, तो ग्रेट सर. सुपर. आई थिंक अभी लग रहा है कि कुछ तो पिछले जन्म का कनेक्शन है आपके साथ सर. सर आपको प्लेस, आपके लिए कौन सी फेवरेट प्लेस है? आप तो अभी आर्मी बैकग्राउंड से तो बहुत जगह पे घूमे भी होंगे, आपने ट्रैवल भी बहुत किया होगा. विच इज योर फेवरेट प्लेस? मेरी सर फेवरेट प्लेस है मेरी माँ की गोद. क्या बात है सर, क्या बात है सर. सर रियल एस्टेट में है, आपने रेसिडेंशियल में काम किया है, तो आप दुनिया भी घूमे होंगे. विच इज योर फेवरेट रेसिडेंशियल बिल्डिंग? रेसिडेंशियल बिल्डिंग. यस. My favorite, sir, residential building is I like Raheja Vivariya. वाह. सर आपका ये जो सिलेक्शन है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. और एज ए ब्रोकर मैं ये मेरी लाइफ में ये समझा हूँ कि कोई क्लाइंट मुझे, अगर मैं 4 फ्लैट दिखाता हूँ और उसमें से उसका जो सिलेक्शन होता है ना, उसके ऊपर से मुझे पता चलता है कि ये इंसान कैसा है. बिकॉज इट्स अ लाइकिंग, आपका पर्सनालिटी पूरा निखर के आता है कि मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है प्रोजेक्ट. ब्यूटीफुल है सर, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट. एक्सीलेंट सर. सर इंडियन आदमी बॉलीवुड के बिना जी नहीं सकता है, और उसका लाइफ के अंदर बॉलीवुड का इम्पैक्ट हमेशा रहता ही है. सो हु इज योर, which is the best movie according to you, and who is your best star, hero and heroine both? Actually, my best movies, there are 2 movies that I like a lot. I like Agnipath and Parinda. Wow. Agnipath, Amitabh Bachchan wali. Yes. And sports, who is your favorite sports person? My favorite sports person is Kapil Dev. Kapil Baji sir. And your leader, favorite leader, it can be from any. My favorite leader is Nelson Mandela sir. Superb sir. नेल्सन मंडेला सर 25 साल जेल में रहा, किसी की बुराई नहीं की, और बाहर आके प्रेसिडेंट बन गए. सर वो जो बंदा, उसको मैंने वो इंसिडेंट उनका पढ़ा था नेल्सन मंडेला का, कि जब वो जेल में था तो वो बंदा उसको ठीक से खाना नहीं दे रहा था. वो जब बाहर निकले और जो प्रेसिडेंट बने, उसको रेस्टोरेंट में वो बंदे को सामने बिठा के उसने खाना खिलाया. मतलब हाइट ऑफ दैट
आप इससे क्या सोच ही नहीं सकता है। हम तो सर, हमको किसी ने गाली दे दी तो हम छोड़ते नहीं उसको। हाँ जी, हाँ जिस जी। दिन आ जा बेटा तू मेरे नीचे आएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, राह देखते हैं हम। हाँ। तो आई मीन ग्रेट सर, एक्सलेंट। सो नाउ व्हाट इज योर प्रोफेशनल गोल इन लाइफ सर? Sir, my professional goal is that I want to learn the development side of real estate very well. I want to, become a thought leader only focusing on residential real estate, and maybe, represent Indian real estate globally, where people, if they come to India and they want to talk about residential real estate, I should be one of the person they would want to meet and have coffee with. क्या बात है सर, एक्सलेंट। आई थिंक such a clarity of thought, superb sir. I am sure you will be the one, people will admire, and we all will be proud of you. You will be the leader from India to represent residential real estate in the world. And what is the purpose of your life sir? Sir, मैं 4 चीजों, my purpose of life is to, I think the biggest wealth in this world is peace of mind. My purpose of life is that के भगवान घर के पर्दे ढके रहे बस, कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। True. And the purpose of life is कि जो भी मैं, actually there are 4 things that I believe on the purpose of life, which can be a good way to end this thing, Yes. discussion, Vinod ji. Yes sir. पहली बात तो आपकी जुबान, जो आपका वर्ड है, वो इम्पेकेबल होना चाहिए, वो एक साइंस से ज्यादा मायने रखना चाहिए। True. दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। कोई भी चीज, चाहे आपको आदमी आकर आपके मुंह पर गाली भी दे दे, उसको भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। तो आपको कभी भी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा। True. तीसरी चीज, कभी भी असम्पशन नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज की असम्पशन नहीं करनी चाहिए कि यार उसका फोन आना था, 2 दिन हो गए फोन नहीं आया, वो मुझसे नाराज है। बिकॉज जहां आप असम्पशन करते हो वहां गलतियां शुरू हो जाती हैं। और चौथी चीज है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है ऑलवेज डू योर बेस्ट। अब आपकी सिचुएशन बदलती रहेगी। बारिश के अंदर अगर मैं सेल्स का पर्सन हूं तो शायद मैं बाहर नहीं जा पाऊं, बट द बेस्ट इज मैं 3 कॉल कर लूंगा। बारिश नहीं है और मैं बाहर जा सकता हूं और ट्रैफिक नहीं है तो मैं 5 कस्टमर को भी मिलूंगा। बट जब तक आई कैन डू माई बेस्ट इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मैं 3 दिन काम नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं 2 घंटे निकाल कर काम कर रहा हूँ, वो भी बेस्ट है। सो जब तक आप अपने आप के साथ सच बोल रहे हैं, आप सच बोलते रहेंगे, तो आपका पर्पस जो है मेरे हिसाब से वो डिफाइन होता रहेगा। मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, मैं इन 4 प्रिंसिपल्स के साथ जीता हूँ सर। बहुत अच्छे सर, बहुत। मुझे तो सबसे ज़्यादा आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट हैव एंजॉयड द लास्ट सेगमेंट, कि जहाँ पे अश्विंदर जी को पहले सब जान गए उनको, पहले सेशन जितने भी अपने हुए, बट लास्ट सेशन में अब सब लोग आपको पहचान गए कि आप कौन है, एंड आपके कारण विनोद जी। पाजी बहुत अच्छा लगा मुझे, पता ही नहीं चला कि कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने फ्लॉलेस अपने इंटरेक्शन हुए, आपने जो हमसे बात की आज, आई एम श्योर दिस वाज अ एप्ट एपिसोड फॉर सिल्वर जुबिली, एंड ये मेरी लाइफ में हमेशा याद रहेगा सर, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट माइलस्टोन। और अब हमारी रिश्तेदारी, हमारे रिलेशन इससे भी आगे और मजबूत हो जाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर लेते हैं पाजी। वाह क्या क्वेश्चन पूछा है सर, देखो लोग भी ऐसे ही है। जगजीत अरोरा है हमारे मुंबई से, वो पूछ रहे हाउ टू बिकम अश्विंदर। I think thank you Arora ji for asking this question. मेरे में बहुत फ्लॉज हैं। आप मेरे परिवार को मिलिए तो आप शायद वो सारी चीजें भी जान जाएंगे जो मेरे में खराब है। बट हाउ टू बिकम अश्विंदर, अगर ऑन अ सीरियस नोट, I think let's live every day as it comes and let's be grateful to God for the opportunity that God has given us. Superb, yeah. Superb, sir. Excellent.
So there is an anonymous attendee who is asking, sir, RERA is not applicable to open market deal. So I think that must be resale or secondary market. That need to be addressed. Sadani, Rekha, Kolkata. I think that will get addressed very soon. The problem is कि रीसेल के अंदर क्या होता है कि दोनों गोल पोस्ट मूव कर रहे होते हैं ठडानी जी। जब आप प्राइमरी सेल करते हैं तो डेवलपर तो एक ही होता है, तो फिर क्योंकि डेवलपर एक होता है सारी इंफॉर्मेशन डेवलपर से मिल जाती है। बट रीसेल के अंदर अभी हमारे पास कोई रिपोजिटरी नहीं है इंडिया में जहां पर हम दोनों ब्रोकर, दो कस्टमर, दोनों को एक रिपोजिटरी के अंदर डाल सके। वो तभी होगा जब सब कुछ ऑनलाइन होना शुरू होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस होनी शुरू हो जाएंगी, बट इट विल फाइनली हैपन। बट अभी दिल्ली दूर है थोड़ा। ट्रू। राकेश अग्रवाल जी पूछते हैं जो भोपाल से, और ये वो शख्सियत है जिन्होंने सारे 24 के 24 एपिसोड और आज का एपिसोड मतलब 100% अटेंडेंस है इनकी। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा क्वेश्चन भी पूछते हैं तो अच्छा लगता है हमको, पार्टिसिपेशन आता है। तो उनका क्वेश्चन है कि रेरा में एक ही लाइसेंस होने से, वन इंडिया वन लाइसेंस, एक ब्रोकर टायर 2 सिटी लाइक भोपाल से जयपुर, नागपुर, पूरे हिंदुस्तान में इजीली काम कर सकता है। अभी दिक्कत ये आ रही है सर कि हमको अगर बेंगलोर में आके कल ट्रांजेक्शन करना है भारतीय सिटी में, तो मुझे बेंगलोर में रेरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कर्नाटका का। अब इसकी वजह से बहुत सारी चैलेंजेस आती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एड्रेस होनी चाहिए वहां पे, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, लीव लाइसेंस के कुछ भी। तो आदमी फिर क्या होता है, फोर्सफुली ट्रांजेक्शन करने के लिए गलत काम करता है, वो फर्जी एग्रीमेंट बनाता है, किसी फ्रेंड का एड्रेस डालता है, विच इज नॉट गुड। और जब हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जैसे जीएसटी में हो गया वन इंडिया वन लाइसेंस, NIR India has already written to the RERA authority. We all are trying to do that, but I think we have also requested CREDAI from developer side, because जैसे अभी भारतीय सिटी है, अगर उनको कल हिंदुस्तान में 4 सिटी में प्रोजेक्ट करना है, तो उनके लिए भी अच्छा है कि आपका प्रोजेक्ट आप ऑल ओवर इंडिया के ब्रोकर के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। अगर वन लाइसेंस होगा तो इट विल बी वेरी इजी। सो व्हाट इज योर व्यू सर ऑन दैट? आई थिंक इन्हें क्या करना चाहिए, एंड आई फील ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए NIR की तरफ से, डेवलपर्स की तरफ से। इनको एक रिटेल लाइसेंस और एक कॉर्पोरेट लाइसेंस बनाना चाहिए, और कॉर्पोरेट लाइसेंस के अंदर इनको देखो, अगर आप रिटेल लाइसेंस 1 लाख का दे रहे हो, तो कॉर्पोरेट लाइसेंस आप 5 लाख नहीं कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट लाइसेंस को 2.5 लाख कर सकते हो। बट वो कॉर्पोरेट लाइसेंस से आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप 3 स्टेट के अंदर काम कर सकते हो, बिकॉज कोई भी ब्रोकर 3 से ज्यादा स्टेट में जा नहीं पाएगा। वो महाराष्ट्र में जाना चाहेगा, वो कर्नाटका जाएगा, और वो शायद तेलंगाना, आंध्रा, चेन्नई कहीं चला जाएगा। तो कॉर्पोरेट एक लाइसेंसिंग बनाना चाहिए, विच इज नॉट डिफिकल्ट सर। जैसे क्लब्स के अंदर एक इंडिविजुअल मेंबरशिप होती है और कॉर्पोरेट मेंबरशिप होती है। अब कॉर्पोरेट मेंबरशिप में उस कंपनी की जो मेंबरशिप होती है उसके 4 लोग चले जाते हैं। परफेक्ट। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल आइडिया। ये फर्स्ट टाइम सर हम काफी लोगों को ये चीज के बारे में हमने पूछा है क्रेडाई में भी, पर आई थिंक ये जो आपने सुझाव दिया है ना, ये गवर्नमेंट को भी शायद अच्छा लगेगा कि एंड ऑफ द डे उनका रेवेन्यू कम नहीं हो रहा है, बट कंफर्ट लेवल आ रहा है किसी को काम करने के लिए। एक्चुअली उनका रेवेन्यू, ठक्कर साहब आपको ये जरूर बोलना चाहिए अपने NIR के अंदर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा कि 50% से ज्यादा कॉर्पोरेट मेंबरशिप फिर भी एक ही स्टेट में काम करेंगे, क्योंकि वो मुंबई से पुणे चले जाएंगे, क्योंकि दूसरी स्टेट में जाके काम करना इतना आसान नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट को ये बताया जाए तो शायद उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। Thank you, sir. And we have our founder president from Area Group, Bajubhai Makwana. He is the senior most in the industry for 40 years. वो पूछ रहे हैं सर, very good perception of real estate broker by Ashwinder ji. Please guide ourselves to become perfect advisor to customer, builder, and the whole society. Sir, the best way. Thank you so much for asking this question, sir. The best way to become a perfect advisor is to become. Always step into the shoes of the other. जब आप दूसरे का पैसा अपना पैसा समझते हैं तो आप एडवाइस कभी गलत नहीं दे सकते। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट जैसे विनोद जी ने एक बात बोली, यू कैन ओनली राइज बाय राइजिंग अदर्स। इफ यू वांट टू बिकम अ परफेक्ट एडवाइजर, यू हैव टू कीप द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट एज पैरामाउंट। आप दूसरे के पैरों में, अपने दूसरे के जूते में पैर डालिए,
आप कभी भी गलत नहीं हो सकते किसी भी काम के अंदर, चाहे वो एक पर्सनल रिलेशनशिप है या कमर्शियल रिलेशनशिप है। ग्रेट सर, आई थिंक नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम इंदौर। देखिए सर, अलग अलग सिटी से लोग आज जुड़े हुए हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म हमने जो क्रिएट किया है ब्रोकर की पाठशाला, और अभी हमने इसको एक कम्युनिटी बना दिया है सर, ऑनलाइन ग्रुप बना दिया है फेसबुक और सोशल मीडिया पे, कि जितने भी ब्रोकर है, आपसे भी गुजारिश है कि आपके बेंगलोर में जितने चैनल पार्टनर है उनको कहिए कि वो ग्रुप में जुड़ जाए। उनको कुछ नहीं करना है, उनको सारे अलर्ट रहेंगे, पिछले दोनों सीजन के सारे स्पीकर को अपने टाइम में देख सकते हैं, सीख सकते हैं, एंड दे कैन ग्रो द बिजनेस। हितेश ठाकुर है जो पूछना चाहते हैं कि क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है ना सर कि आज टोकन दिया, फिर पार्टी ने बोला 15 दिन में पेमेंट होगा, फिर पार्टी 14 दिन को बोलती है नहीं यार मेरे को तो और 20 दिन लगेगा, फिर वहां से बिल्डर से प्रेशर आ रहा है, तो उसको कैसे रिप्लाई करना ब्रोकर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कभी कभी। तो पूछते हैं कि ये इमोशन को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, हाउ टू कंट्रोल द इमोशन। कभी कभी आदमी रिएक्टिव हो जाता है ना, तो काम खराब हो जाता है। देखिए, इमोशन को कंट्रोल करना आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही बहुत इमोशनल आदमी हूँ और इमोशन को कभी भी कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए। नंबर 1, बिकॉज जब आप इमोशन को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने आप को बदल रहे हैं, आप अपने आप को बदल रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ खत्म कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि जब आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपको उस ट्रांजैक्शन से डिटैच होना है। वो आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है सर। वाह, वो एक ट्रांजैक्शन है पैसा बनाने के लिए, वो चाहे अश्विंदर जी है, विनोद जी है, कोई भी है। आपको जब ट्रांजैक्शन करनी है, चाहे वो डेवलपर है सर, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, तो आप उस ट्रांजैक्शन से अपने आप को अलग कीजिए। वो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप नहीं है, वो आपके बारे में उस तरह से नहीं सोचते। तो अगर वो आपके बारे में ऐसे नहीं सोचते तो आपको इतना उनके बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है। आप अपने आप को ट्रांजैक्शन से डिटैच करिए। अगर ट्रांजैक्शन होगी बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लगे कि वो आदमी बदतमीजी कर रहा है या आपको उनके साथ जो भी कर रहा है वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है, यू शुड जस्ट वॉक अवे सर। वाह, एकदम बहुत सर सही, एकदम सही बात बोली आपने। ये काफी जगह पे ये चैलेंजेस आते हैं और क्वेश्चन भी बहुत रिलेटिवली बहुत अच्छा था कि वी शुड नॉट इन्वॉल्व अवर इमोशन इनटू द ट्रांजैक्शन। आई थिंक आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से उसको एक डिटैचमेंट, विच एज अश्विंदर जी सेड इट इज नॉट इजी, but I think that is the best way to be in the business. Vinod ji, my request to every listener is please do not take anything personally. वाह, और एक क्वेश्चन आया सर पंकज कुमार सिंह फ्रॉम, ये भी एक बंदा है जो सारे सेशन इन्होंने अटेंड किया है एंड वेरी वेरी गुड, हर बार कुछ ना कुछ नई बातें। व्हाट इज योर सजेशन टू ब्रोकर्स ऑफ स्मॉल सिटीज? ही इज फ्रॉम रांची। तो छोटे सेंटर में अभी भी डेवलपर की ब्रोकरेज के लिए तकलीफ होती है, मैंडेट देने के लिए चैलेंजेस आती है, तो उस डेवलपर्स को कन्विंस करने के लिए उनको कौन से लेवल पे अपने आप को बढ़ाना चाहिए? सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो विनोद जी ने बोली थी, आज की डेट बहुत अच्छा बोले, बहुत ही अच्छा बोले कि पहले फिजिकल ताकत थी, फिर पैसा ताकत बनी, फिर नॉलेज ताकत बनी। आपको अपना हथियार नॉलेज बनाना है, ताकि जब आप उस डेवलपर के साथ बात करें, देखिए पहले तो डेवलपर को ये नहीं लगना चाहिए, मैं खुद डेवलपर हूं और मैं आपको ये बात बता रहा हूं अंदर की, जब मेरे को लगता है ना किसी ब्रोकर को बिजनेस बहुत कुछ भी करके चाहिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उस पर कम हो जाता है। जब मेरे को लगता है ना मुझे ये ब्रोकर चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू सिस्टम मेरे साथ मिलती है, तो फिर मैं उस ब्रोकर को ऑटोमेटिकली सपोर्ट करना शुरू करता हूं सर। आपको सिर्फ अपने वैल्यू सिस्टम पर फोकस करना है। आपको बोलना है देखो भाई, आपके साथ हम काम करेंगे, आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, बट हम कस्टमर को रिप्रेजेंट करेंगे, हम कस्टमर के साथ धोखा नहीं करेंगे, हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, आप हमारे साथ धोखा मत कीजिए, आप हमारे साथ काम करके देखिए, पसंद आता है तो आगे बढ़ाएंगे। जब आप कॉन्फिडेंस, सर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल घर से बाहर निकलते वक्त एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल इतना जबरदस्त होना चाहिए कि दूसरे आदमी को लगे कि ये आदमी मेरा सहारा बनेगा, ना कि ये मेरा सहारा लेने आया है। ब्रोकर को ये दिखाना है कि मैं तुम्हारा सहारा हूं, ना कि तुम्हें ये दिखाना है कि मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। आपका डेवलपर आपके पीछे आएगा सर, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2-3 के बाद। Excellent, sir. Very good. Pankaj, I think you should go home and watch the Trishul picture, Amitabh Bachchan का.
जिसके खिस्से में 5 पैसा भी नहीं और वो जाके 5 लाख का ट्रांजेक्शन करके आता है, तो वो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं अश्विंदर जी। थैंक यू। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन। पाजी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आज का दिन तो बहुत मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया मुझे। और आपने जो शेयरिंग की है which is coming from a person who has literally seen the real estate corporate world in residential market. So I'm sure दोस्तों आपने आज बहुत सारी नई बातें सीखी होगी, और मैं चाहता हूं कि आप इसको वापस एक बार देख के उसमें से जो अच्छे पॉइंट है उसको आप एक डायरी में लिख के फोकस करिए उसके ऊपर और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डालिए। आई एम श्योर यू विल ग्रो लिटिल बेटर देन व्हाट यू आर टुडे। So today on Silver Jubilee episode, I want to thank each one of you for being part of this session. On behalf of all the brokers and broker की पाठशाला टीम, पाजी हम एक आपको छोटा सा सर्टिफिकेट ऑनलाइन है, हम लोग अदरवाइज हम मेमेंटो बनाते हैं, एक छोटा सा सर्टिफिकेट है। आई एम अ रोटेरियन और हमारी रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर का एक प्रोजेक्ट चलता है अन्नपूर्णा। सो वहाँ पे हम स्कूल के जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको खाना खिलाते हैं। सो हमने सोचा कि स्क्वायर फीट फाउंडेशन वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट 100 meals on your presence, on your behalf. So please accept this certificate of appreciation as a love and affection from all of us to express our gratitude to Mr. Ashwinder R. Singh, CEO Residential Bhartiya Urban, for his gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. We are pleased to sponsor 100 meals under Annapurna project by Rotary Club of Mumbai Dahisar, which will provide food for the underprivileged. Ajit, please accept this. Thank you very much once again for your time and your sharing. Before we close, let me also announce the next speaker. And before I do that, Paji, would you like to say your final words to our viewers? I am really grateful, Vinodji, for inviting me for this wonderful discussion. Thank you, everyone, for your very, very, patient hearing. The only thing I want to say is that, life is all about an attitude, whether it is wealth, whether it is knowledge, whether it is confidence. So, apne aap ko always keep your chin up. We are Indians first, then anything else. एंड हम लोगों को सरवाइव करना आता है, हम लोगों को मेहनत करनी आती है, और खास करके हम सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं, और मिडिल क्लास के अंदर हम ही लोग ही हैं जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं। सो माय ओनली लास्ट पार्टिंग वर्ड्स आर दैट आई एम फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास which will be tomorrow's upper class. Very soon, in the next 10 years, people associated with real estate are going to become really wonderful and great. And I would like to be like Mr. Vinod Thakkar one day, where I can also start something like Broker Ki Pathshala and contribute pro bono to the real estate professional world. Thank you very much. Paji, this is your Pathshala only. You are part of it. It is not mine. I am just an instrumental. ये सारे ब्रोकर जो है हिंदुस्तान के, वो सबकी उतनी ही है जितनी मेरी है। एक बार फिर आपको बुक दिखा देना चाहता हूँ, A to Z of Residential Real Estate. Please go on Amazon and keep it with you. This can be a great guide. आप जब पढ़ेंगे तो आज जो अश्विंदर जी ने बताया हम सबको, वो आपको बहुत सारा याद भी आएगा। वही चीज उन्होंने इसमें लिखी है। So thank you, and friends, let me announce the next 26th episode of and season 3 of Broker Ki Pathshala. We are coming. Yatra is going to Navi Mumbai. Mr. Praveen Fanse, the youngest realtor. Paji, this is a new generation season. सारे जो ब्रोकर है जिन्होंने 2000 के बाद में इंडस्ट्री में पैर रखा, तो मैं उनको 21st सेंचुरी के ब्रोकर्स बोलता हूँ। और सारे वेल एजुकेटेड है, जो एक दिमाग में परसेप्शन है कि जिसको पढ़ाई नहीं है, कुछ भी काम नहीं हो, ब्रोकर बनता है। बट ये जनरेशन ने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया, इतना अच्छा सक्सेस किया है कि दे आर नाउ एनकरेजिंग न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन मिलेनियल टू ज्वाइन रियल एस्टेट एज अ करियर। So he is a director from Sevagiri Realtors and one of the most youngest NAR India president ever. At the age of 30, he became the NAR India president. Wow. So you will learn to know the leadership trait and the way he is doing business. So please do join me, and don't forget to
be part of the community of Broker Ki Pathshala. Join that group on Facebook. Share this information in all your brokers group. If you are helping somebody else to join this group and if he or she grows in their business, उसका पुण्य आपको मिल सकता है. So don't forget that. Once again, thank you on this Silver Jubilee episode. All of you have a great time. Paji, thank you very much, and see you soon in Bangalore. So nice of you. Absolutely, absolutely. Take care, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Vinodji. Thank you, everyone.